गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनास कैसे हो आप लोग? हाँ भैया, तो फाइनली अब मतलब 11th क्लास फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर चालू करते हैं। ब्लॉग नंबर 1 सबसे बड़ा चैप्टर, या बोल सकते हैं कि 11th क्लास का सबसे टॉप मोस्ट चैप्टर, जहां पर 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री अपने टॉप मोस्ट जगह पहुंच जाएगी। और सच बताऊं तो इसके बाद, हाँ, इसके बाद 12th क्लास की फिजिकल चालू होती है। मतलब ये जहां एंड होगा, जहां पर थर्मोडायनेमिक्स का कुछ पोर्शन, रेडॉक्स का कुछ पोर्शन, ये सब मिलके आएंगे 12th क्लास में अगले साल, जब आप सब लोग, मुझे पूरा भरोसा है सब लोग पहुंच जाओगे 12th में यार। हाँ, 11th में तो दिक्कत नहीं है ना भाई, 11th तो पास कर ही जाओगे यार। और क्या, ऐसा तो नहीं, नहीं नहीं, अभी अपने पास जितने लोग, हम लोग जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें से माल हमने पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट किया है। एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से मोल कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा चैप्टर हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर लिया है, दूसरा चैप्टर हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर लिया है। इसके बाद हम लोग ब्रेक पे चले गए थे, फिर हम लोग आए और हमने थर्मोडायनेमिक्स से सिस्टम और सराउंडिंग से कम बैक किया, सिस्टम और सराउंडिंग से कम बैक किया। और अगर हम देखें तो ये रेडॉक्स होगा, रेडॉक्स होगा, रेडॉक्स रिएक्शंस कर लिया है, यहां तक हमने फिनिश कर लिया है। यहां पर अगले पांचवा चैप्टर, जिसके अंदर 3 पोर्शंस होते हैं। इक्विलिब्रियम चैप्टर हम लोग एनसीईआरटी में सबसे बड़ा चैप्टर, इक्विलिब्रियम में 2 मेजर चैप्टर होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम तो हम लोग, ऐसे फिजिकल भी होता है, आज फिजिकल ही पढ़ेंगे, लेकिन हाँ ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस होंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। तो हमारा जो है 5 चैप्टर, ये बड़े बड़े चैप्टर्स हमारे फिनिश होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री सबसे मतलब 11th क्लास में टॉप मोस्ट पे, हाँ अब बहुत टॉप मोस्ट यार। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स में चाहो तो ये थर्मोकेमिस्ट्री भी ऐड कर सकते हो भाई। ये कहने को एक चैप्टर है ना, लेकिन इसके अंदर कितनी सारी चीजें हैं हमें पता है ना। थर्मोडायनेमिक्स लिखने में कितना छोटा सा दिख रहा है ना, थर्मोडायनेमिक्स लिखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, और क्या। तो भैया एकदम आज हम लोग 11th क्लास की, 11th क्लास में हम लोग ये फिनिश करने वाले हैं। 11th क्लास में अब हम लोग का इक्विलिब्रियम लास्ट चैप्टर जो चालू होगा। अच्छा चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, लेकिन भाई कोशिश करना जितना हो सकता है, हाँ जितना हो सकता है फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना, फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। फ्रेश स्टार्ट भाई कर सकते हो, लेकिन यार मैं सच बताऊं, कितना फ्रेश स्टार्ट करोगे भाई, अब तो एंड होने जा रहा है। 4 वीक्स के अंदर, मतलब आज तो चलो अब इस वीक को नहीं काउंट करेंगे, और हम लोग विदा ले लेंगे, बोलेंगे भैया 11th खत्म, 11th फिनिश। मतलब रिवीजन करके, रिवीजन भी कराएंगे, ऐसा नहीं कि रिवीजन नहीं कराएंगे, रिवीजन भी कराएंगे, टेंशन मत लो। लेकिन भाई कितना, कब तक फ्रेश स्टार्ट करेगा भाई, कब तक फ्रेश स्टार्ट करेगा? आज कोशिश कर, मैं सबसे यही बोल रहा हूं बेटा, सच बता रहा हूं, इस सारे चैप्टर्स में सबसे अच्छा चैप्टर एक है, इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर के साथ अगर बस इतना ही चाहता हूं, बस इतना ही चाहता हूं इस चैप्टर में बेटा। आज जब चैप्टर स्टार्ट होता है ना, बहुत सारे लोग आते हैं जोश जोश में कि अरे सर ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हुआ, अरे सर इस बार तो मतलब ऐसे हिला देंगे सिस्टम, ये कर देंगे। जब थर्मोडायनेमिक्स से थर्मोकेमिस्ट्री तक आए, सर चैप्टर कब खत्म होगा, ये बहुत ज्यादा हो जाता है, हाँ ऐसा वैसा, ठीक है भाई। रेडॉक्स की शुरुआत में याद है ऑक्सीडेशन, अरे सर बड़ा इजी सा चैप्टर, इनऑर्गेनिक वाला फील हो रहा है। कल जब रेडॉक्स कर रहे, सर कब 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 खत्म होगा, ये आता है कि नहीं आता है। सिमिलरली बेटा, कोई भी चैप्टर शुरू होता है तो उस टाइम जोश ज्यादा होता है, लेकिन जब धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ता है, इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, मैं लिख के देता हूं, ये 5 चैप्टर से मिनिमम, देख आज तेरे से 10 क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चन, ये 5 चैप्टर मिला के मिनिमम 10 क्वेश्चन बोल रहा हूं इन नीट 2026। 2026 में मिनिमम, सोच 2 साल पहले की प्रिडिक्शन आज कर रहा हूं। हाँ तेरे पास ये वीडियो सेव रहेगा 2026 तक। मिनिमम 10 क्वेश्चन, सोच मिनिमम 10 क्वेश्चन तुझे आज, मतलब 10 क्वेश्चन मतलब सोच रहा है 40 मार्क्स और -10 मिला दे, 50 मार्क्स का डिफरेंस।
करते करते 180 में से 50 मार्क्स तो कर जाएगा। लेकिन मैं बस इतना ही चाहता हूं कि बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट करना है ना, स्टार्ट कर दो मेरे साथ, ये स्टार्ट कर दो, ऑनलाइन स्टार्ट कर दो। लेकिन मैं बस इतना चाहता हूं जब मंडे को आओगे ना तो भैया पीछे का रिवाइज करके, ट्यूसडे को आओगे तो मंडे का रिवाइज करके, हर एक दिन बीच में किसी हफ्ते और स्टार्ट नहीं कर सकते। आज लास्ट इस बैच में, मतलब हम लोग लास्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भैया यहां पर हाँ अब इसके ऊपर यस 40 मार्क्स तो पॉजिटिव में ना, निगेटिव भी तो जोड़ेगा भाई। अरे पॉजिटिव जोड़ेगा, पॉजिटिव नहीं जोड़ेगा। नहीं, अपने पास और भी क्वेश्चंस आएंगे, अपने पास और भी। अभी 12th में आओगे, 12th में 2-3 चैप्टर आते, मेजर 3 चैप्टर आते। 12th क्लास में आओगे, 12th क्लास में हमें फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर आएंगे। स्मॉल कॉन्सेप्ट का बड़ा भाई सॉल्यूशन आएगा, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सर मोल कॉन्सेप्ट का बड़ा भाई सॉल्यूशन आ जाएगा। सेकंड वन देखोगे, सॉल्यूशन के बाद हम लोग यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहां पर रेडॉक्स खत्म हुआ वहीं पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू होगा। एंड थर्ड वन केमिकल काइनेटिक्स। एंड आजकल थोड़ा सा लैब वैब वाला ऐड हो गया है, तो एक लेक्चर का ही बहुत छोटा सा एक चैप्टर होता है, प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री। तो भैया देख लो, ये अपने पास 12th में ये मिलेगा, ये छोटे से 4 ही चैप्टर उधर मिलेंगे, बस मजा आएगा। और क्या, बस कुछ नहीं भैया, बस पढ़ना चालू करो। मैं तो बस इतना ही बोलूंगा। देख भाई, कोशिश यही रहती है, मैं बता रहा हूं इस चैप्टर में आज आप बहुत आराम से एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, उम्मीद करूंगा कि जब अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते जब मिलें तो आप रिवाइज करके आए, क्योंकि बिना रिवीजन किए हुए आओगे ना, सच बता रहा हूं ये चैप्टर बहुत दर्द दे सकता है। ठीक है, और लेकिन हाँ बी पॉजिटिव। मानता हूं अर्जुनाज थोड़े बदमाश हैं, लेकिन हाँ जैसे भी हैं अपने तो है ही हैं। कोशिश करते। चलो, तो अपने अपने ड्रीम कॉलेज को पाने के लिए कोशिश स्टार्ट करते हैं। और उसमें से पहला टॉपिक जो है अपना इक्विलिब्रियम। आखिर इक्विलिब्रियम होता क्या है, ध्यान सुनना। इक्विलिब्रियम होता क्या है, कैसी कंडीशन। इक्विलिब्रियम तुमसे कोई पूछे ना क्या होता है, इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन बताओ। कोई पूछे इक्विलिब्रियम चैप्टर बताओ क्या होता है, पता है क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम को? इक्विलिब्रियम पता है क्या होता है? सर इक्विलिब्रियम किस कंडीशन को बोलते हैं, पता है क्या होता है? ध्यान सुनना सर, ये सबसे मस्त कंडीशन है, ये हमारी डेली लाइफ में रोज दिन होता है। तुम्हें पता है, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा होगा। नॉर्मल इंसान जो होता है इक्विलिब्रियम को नहीं पहचान पाता। हम साइंस वाले हम पहचान जाते हैं। कैसे? इक्विलिब्रियम बताओ तुम्हें कैसा कब होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सैचुरेशन आना। याद है तुम पढ़ते पढ़ते मम्मी को बोलते हो, अरे मम्मी बहुत ज्यादा दिमाग ना सैचुरेट हो गया है। उसी चीज को अगर रिएक्शन में देखोगे, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? पढ़ाई में सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि सर 1 घंटा हो गया उसी पेज पे अटके हुए हैं, पढ़ाई छोड़ के बाकी सब कुछ सोच रहे। होता है ना सैचुरेशन, उसी को बोलते हैं कि सर सैचुरेशन 2 घंटे से एक ही किताब पे एक ही पेज पे अटके हुए, कुछ नहीं समझ में आ रहा, फिर भी लेकिन पढ़ने की एक्टिंग भी करनी है क्योंकि मम्मी ने बोला है खाना तभी मिलेगा जब 2 घंटा बैठोगे। आधे से ज्यादा इंडिया तो बेचारा बैठने की प्रैक्टिस करता है, पढ़ाई की कम होती है। आधे से ज्यादा इंडिया क्या करता है? बैठने का। सर किताब लेके बैठे हुए, पेन बिना पेन के पढ़ सकते हैं। हमारा दिमाग मम्मी बहुत तेज है, हम तो भैया न्यूमेरिकल है। मम्मी बेचारी सोच रही है कि बेटा लिख के पढ़ ना। मम्मी आपको लगता है आपका बेटा, अरे 11th में साइंस लिया, ऐसे हल्के में ले रहे हो आप। इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? सर ऐसी कंडीशन होती है, ऐसा स्टेज ऑफ रिएक्शन होता है, एक ऐसा कंडीशन या स्टेज ऑफ रिएक्शन वेयर, ध्यान सुनना, वेयर net rate of reaction becomes zero. Net rate of reaction becomes zero as rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction. Equilibrium किसको बोलते हैं? सर becomes equal to rate of backward reaction. Rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. ऐसी कंडीशन जहां पर जितना पढ़ाई करते उतना ही भूलते जाते हैं। सर उसी को क्या बोल देंगे? इक्विलिब्रियम बोल देंगे। उसी को क्या बोल देंगे? इक्विलिब्रियम बोल देंगे।
श्योर हो? उसी को क्या बोल देंगे? इक्विलिब्रियम बोल देंगे। तो ये देख लेना, इक्विलिब्रियम ऐसी कंडीशन होती है सर, इक्विलिब्रियम ऐसी कंडीशन होती है कि सर ऐसा स्टेज ऑफ रिएक्शन, एक ऐसा टाइम आ जाए, एक ऐसी जगह आ जाए जहां पर सर ऊपर ऊपर देखोगे नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए? जीरो हो जाए। नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मतलब सर आपको क्या बोला जाएगा? नेट रेट ऑफ रिएक्शन, नेट रेट। ध्यान सुनना बेटा, इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझना। इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एक ये क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए। नेट रेट कब जीरो होगा? सब जब दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाए। इक्विलिब्रियम इस कंडीशन को बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? इस कंडीशन को, जहां पर जितना आगे जाए उतना ही पीछे आ जाए। जैसे तुम्हारे साथ हो जाता है, मोस्टली लोगों के साथ हो जाता है। रात को पढ़ते पढ़ते 10-11 बजे के आसपास एक वायरस घुसता है दिमाग में, एक वायरस घुसता है। फिर आदमी पढ़ते पढ़ते मान लो 2 क्वेश्चन हो गया तो आदमी ये सोचना शुरू कर देता है अंदर अंदर कि यार क्वेश्चन हो रहा है, एम्स दिल्ली, हाँ एकदम मजे में सोच रहे हो, हाँ एकदम ब्लॉग बनाएंगे, ज्ञान देंगे लोगों को। सिलेक्शन हुआ नहीं, अभी सिलेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचना शुरू, अंदर ही अंदर सोचना चालू। हाँ रेडॉक्स बिना पढ़े हो जाएगा भाई, रेडॉक्स की यहाँ जरूरत एकदम नहीं पड़ेगी। रेडॉक्स की जरूरत पड़ेगी 12th क्लास में, एकदम रेडॉक्स की 2 न्यूमेरिकल होते ही आदमी का एकदम सैचुरेशन। कुछ देर बाद पता चला सोचा था 10 न्यूमेरिकल करेंगे, 2 पे ही अटक गए, 2 पे ही अटक गए। भाई यही होता है। सर कितना प्रोग्रेस हुआ? सर मत पूछो, 2 के बाद ही बस कॉलेज पहुंचने का सपना। रेट ऑफ फॉरवर्ड, जितना आगे बढ़ने की कोशिश है उतना ही पीछे आ गए। 1 घंटे में 2 न्यूमेरिकल करके हम भैया बने हैं कि एकदम सर मैं तो ऐसे, मैं खुद कोटा में रहता था, अपने रूम में ऐसे अलग अलग पोज पे खड़ा होकर सोचता था कैसे पोस्टर में नाम छपेगा अपना, ऐसे खिंचवाऊंगा कि ऐसे, हाँ कौन से प्रोफाइल से खींचा जाएगा। हाँ भाई बताना भी तो, इंटरव्यू तो भी देना है कि बहुत स्ट्रगल किया हमने स्ट्रगल किया, मत पूछो यार। हमने तो जितना जिंदगी, मतलब क्या बोले, इतनी जिंदगी में कष्ट झेले। माँ बाप गरीब नहीं थे, गरीब थे सॉरी थे नहीं थे, अब ये फूल जो छोड़ दो, बस ये जानो कि यार हमने कुछ किया। इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, मतलब सैचुरेशन, एक ऐसी कंडीशन जहां पर सब कुछ क्या हो जाए। ध्यान सुनना, अब नेट रेट ऑफ रिएक्शन जीरो हो गया, नेट रेट ऑफ रिएक्शन जीरो हो गया तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? रे इक्विलिब्रियम पर होगा क्या? सर यहां पर ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टी, सारी की सारी चीजें, सर सारा का सारा, जब तुम पढ़ाई छोड़ के डे ड्रीमिंग करना शुरू कर देते हो तो सारी की सारी पढ़ाई लिखाई जो होगी, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज, सर ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज जैसे कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, ये सब क्या हो जाते हैं? ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर बिकम्स कांस्टेंट। ये दोनों सब क्या हो जाएंगे? इनके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, इनके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। सारी की सारी पढ़ाई लिखाई सब छूट गया, एकदम छूट गया। और क्या, एकदम छूट गया। एक बात बताना, सारी की सारी अपने पास, अच्छा एक चलो अब इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा और बताओ। सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, ये सब कांस्टेंट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट का मतलब स्पीड, रेट का मतलब स्पीड। भाई क्या बात कर रहा है, मुझे लगा फिजिक्स में पढ़ लिया होगा। रेट मतलब किसी का भी रेट अगर निकालने को बोला जाए, कैसी बात कर रहा है? रेट मतलब किसी का रिस्पेक्ट विथ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, कि सर कितना तेजी से आगे, कितनी तेजी से पीछे। रेट मींस स्पीड, लिख देता हूं भाई, रेट मींस स्पीड। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभी के लिए वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन ले लेना, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, कितना तेजी से जाएगा, कितना तेजी से जाएगा, उसी को बोलेंगे। जब ओवरऑल रेट दिखेगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा? हाँ, टाइम के रिस्पेक्ट में, रेट का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आपका जितना, आप जितना, मान लो एक फिजिक्स में क्वेश्चन करते होगे, अगर एससी वर्मा ये सब सॉल्व किया हो तो वहां पर एक क्वेश्चन होता है कि एक शराबी आदमी होता है, वो शराबी आदमी एक खंबे पे, एक शराबी आदमी है, हाँ चल रहा है, एक खंबा है यहां पर, इससे इतने डिस्टेंस पे 3 कदम आगे चलता है, 2 कदम पीछे चलता है, बताओ कब टकराएगा? फिजिक्स वाले ऐसे क्वेश्चन देते हैं ना, देखते हो बंदर को लटका देंगे, बोलेंगे पुली को खींच रहा है तो उधर टेंशन बताओ। अबे तुम्हारे टेंशन के चक्कर में हम लोग का कितना टेंशन बढ़ गया। मतलब बंदर भाई नहीं खींचेगा, पुली के ऊपर नहीं करेंगे, भाई कौन इतना दिमाग लगाए? बंदर चढ़ गया, गोली मारेंगे, बताओ बंदर। अभी आदमी जा रहा है, देख रहे हो फिजिक्स वाले, सर 2 आगे चला जाए, 3 पीछे चला जाए, बताओ कब जाके पोल से टकराएगा? ऐसा क्वेश्चन किया था, बेवड़े वाला क्वेश्चन किया था।
सबसे पहली बात ये फिजिक्स वाले ही कर सकते। एक बात बताओ, मतलब बेवड़ा इंसान है, कोई दारू पी के जल रहा है, मुझे उसको मेजर करने की क्या जरूरत? वो जब खुद अपनी जिंदगी मेजर नहीं कर रहा, मैं कौन हूं जो उसके बारे में बता सकता हूं? उसकी मर्जी, वो दो कदम आगे चले बैठ जाए तो हमारा सारा फिजिक्स फेल हो जाएगा। फिर यार इसीलिए केमिस्ट्री पढ़ो, आगे जाके केमिस्ट्री ही काम आएगा, क्योंकि दवाई केमिकल होता है, फिजिक्स नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर साहब ऐसे पेशेंट को बुला के न्यूटन्स लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा रहे, नहीं चलता। ठीक है, चलो, तो मैं ये बोल रहा था इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम, अच्छा चलो एक चीज और बताओ, इक्विलिब्रियम कैन बी, एक लाइन लिख रहा हूं, कैन बी पॉसिबल ओनली इन, पॉसिबल इन, कैन बी पॉसिबल ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं भाई? रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सर फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा रहे हो आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा रहे हो, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा रहे हो, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड किस कंडीशन में जा सकते हो? सर दो टाइप की रिएक्शन होती है ना, दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है रिवर्सिबल, एक होती है इरिवर्सिबल, एक होती है रिवर्सिबल, एक होती है इरिवर्सिबल। सर रिवर्सिबल का मतलब क्या है? सर इधर गए इधर आ गए, सर जा रहे हैं और आ रहे हैं, जैसे अभी जिंदगी में हो रहा है। सर हम पढ़ते हैं फिर भूलते हैं, पढ़ते हैं भूलते हैं, पढ़ते हैं भूलते हैं। सर ये क्या है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस को कैसे डिनोट किया जाता है? रिवर्सिबल प्रोसेस को डिनोट किया जाता है डबल साइडेड एरो से। रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, इसी को बोलते हैं सर रिवर्सिबल प्रोसेस। याद आ रहा है सर? वंस अपॉन ए टाइम कंप्रेशन, रिवर्सिबल याद है? इतना स्लो स्लो चलेगा, एकदम आइडियली स्लो स्लो, हाँ हो जाएगा, एकदम आइडियली स्लो स्लो चलेगा। रिवर्सिबल की कंडीशन क्या है? अरे रुको ना यार, बोथ साइड रिएक्शन होगी। इरिवर्सिबल, ए भाई इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन होता है? ये ले, इरिवर्सिबल रिएक्शन एक डायरेक्शन में जाएगा। सर एक डायरेक्शन में जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। सिंगल एरो इरिवर्सिबल। इक्विलिब्रियम किसमें पॉसिबल होता है? रिवर्सिबल में। पक्का लिख लोगे? देख रहे हो कैसे पॉइंट लिखा जा रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जा रही हैं। एक बोल रहा है सर रिएक्शन में करके दिखाओ। एक बात बताता हूं, रिएक्शन में पहचानना कहां इक्विलिब्रियम आ गया, कौन सी कंडीशन पे इक्विलिब्रियम आ गया। चलो चिंटू चला एम्स, अब देखते हैं चिंटू कैसे एम्स में जाता है। ये देखो रिएक्शन देखना, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। इधर जाते हैं तो फॉरवर्ड, इधर आते हैं तो बैकवर्ड। सर देखिएगा देखिएगा, टाइम इज इक्वल्स टू 0। ये देखिए हमारा चिंटू चला, हाँ बेसन कुमार या सूजी कुमारी, हाँ और क्या, नहीं तो कटहल कुमार, और क्या हो जाएगा? कटहल के साथ और किसको लगा दे। ठीक है, ये देखना सर इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर 100 m है शुरुआत में, ये 0, टाइम इज इक्वल्स टू, ध्यान सुनना अपने पास, ध्यान सुनना, हाँ टाइम इज इक्वल्स टू 0। ये देखना 100 है शुरुआत में। अब जैसे तुम होते हो शुरुआत में क्या होता? आज पहला दिन है ना, देखना अभी देखना, आज पहला दिन है, एकदम 100%, आज इजी चीज चलेगी तो आज 100% एकदम। सर आज से अंदर ही अंदर टाइम टेबल, आज कौन सा दिन है? अरे आज 26 है ना, 26, अच्छा मतलब आज थाला फॉर रीजन नहीं हो पाया, लेकिन हाँ आज सर 100% कॉन्सेंट्रेशन। टाइम इज इक्वल्स टू, सर कुछ दिन अगले मंडे को आप आइए, सर टाइम इज इक्वल्स टू 10 मिनट पे देखेंगे तो 10 मिनट पे दिमाग जो है 100 से कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 100 से कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और ये कितना हो गया? 30। सर टाइम इज इक्वल्स टू 15 मिनट पे आएंगे 15 मिनट्स पे, सर ये कितना हो गया? 65 m हो गया। ये कितना हो गया? 35 m हो गया। ये देखिए एकदम टाइम इज इक्वल्स टू, सर 16 मिनट पे हमने क्या देखा? 16 मिनट, या चलो टाइम इज इक्वल्स टू 20 मिनट पे क्या देखा भैया? ये 60 m हो गया। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होते चला गया, ये ज्यादा हो गया। ये देख लो, हो जाएगा। ये देखना अपने पास 100 से 70 आए, 70 से 65 आए, 65 से 60 आए, ये प्रोडक्ट बढ़ रहा है। अभी तक सिलेक्शन की पूरी उम्मीद है। देख रहे हो धीरे धीरे चिंटू, देखो पहले 100% कॉन्सेंट्रेशन, आज t इज इक्वल्स टू 0 है। आज क्या है? इस चैप्टर का t इज इक्वल्स टू 0 है। अभी सब धड़ाधड़ घुसेगा दिमाग में। जब t इज इक्वल्स टू 10 मिनट आएगा, जब मैं 70% बोलूंगा कि भैया थोड़ा पीछे का याद दिलाओ, सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए सर, जरा ज्यादा फास्ट हो रहा है सर। देखिए ऐसा है ना सर, क्वेश्चन ज्यादा मत कराइए सर, सिलेबस खत्म कीजिए, होगा ना। कुछ देर बाद ऐसे होता है सर, कुछ देर बाद सर अब पूछ रहे हैं, गलत बात है सर, हाँ ऐसे गलत बात है, पूछना नहीं चाहिए, पुरानी बातें नहीं सर। कुछ देर बाद सर यहाँ पे, और कुछ देर बाद बेटा देखना 10-20 मिनट के बाद, चाहे 1 घंटे या 2 क्लास के बाद, भैया देखना इस कंडीशन को देखो। फिर हमारा भाई साहब जो चिंटू है वो ऐसे खड़ा हो जाता है,
सर कुछ बोल, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे बेटा? सर देखिए ना, नॉलेज जैसे के तैसे, आप कुछ पढ़ा रहे हैं, मैं कुछ पढ़ रहा हूं सर, लेकिन हम दोनों के बीच में कोई सर रिलेशन, कोई चेंज नहीं दिख रहा, न मार्क्स का चेंज दिख रहा है, न घर वालों को मेरे अंदर कोई चेंज दिख रहा है। सर देख रहे हैं ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में सर कोई चेंज नहीं दिख रहा, टाइम बीत रहा है, पढ़ते पढ़ते आखिर चिंटू की आंखों में ये सपने आने शुरू होते हैं, सर 2 न्यूमेरिकल कर लिया, सिलेक्शन हो जाएगा, फिजिक्स बहुत इजी होता है, लोग बदनाम करते हैं फिजिक्स को, हम देख लेना, हम तो बस कर ही डालेंगे, ऐसे ही कर डालेंगे। ये देख रहे, ये कौन सी कंडीशन चल रही है, ये कौन सी कंडीशन चल रही है, ये कौन सी कंडीशन है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ओवरऑल कोई चेंज नहीं है, रिएक्शन रुका नहीं है, रिएक्शन रुका नहीं है, एक्चुअली रिएक्शन है, चल रहा है। जैसे तुम पढ़ने की एक्टिंग करते हो वैसी रिएक्शन चलने की एक्टिंग कर रहा है। ये बाहर से खड़े होकर देख रहे हो, कोई चेंज नहीं है सर, कोई चेंज नहीं है। नेट रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन आगे पीछे कहीं नहीं जा रहा, देखो पहले आगे जा रहा था, अब देखो नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 0। मतलब जितना तुम फॉरवर्ड जाओगे सर, जितना तुम फॉरवर्ड जाओगे उतना ही तुम बैकवर्ड चले जा रहे हो। कैसे सर? बेटा अब देखो, इसको खोल के देखते हैं। हमने पूछा रिएक्शन से कि क्या करने लगे, क्या करने लगे, तो उसने बोला सर देखिए बुरा मत मानिएगा, हुआ क्या 20 मिनट तक सर, पहले मैं 20 मिनट तक पढ़ाई कर रहा था, 20 मिनट के बाद क्या हुआ सर, कुछ ना थोड़ा सा रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो सर मैंने सोचा कि मैं 2 उधर जाऊंगा, मैं -2 इधर से हुआ, मैं निकला सर, घर से तो निकला, रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया तो सही सर, -2 गया। ध्यान सुना, यहां सुनना, 60 में से 2 इधर गया, मतलब रिएक्टेंट किधर जा रहा है, प्रोडक्ट की तरफ। ये बोला कि सर मैं प्रोडक्ट हूं, मैं +2 हो जाऊंगा सर, देखिए ना, ये देखिए, इसने बोला सर मैं +2 हो जाऊंगा, इधर से 2 निकला, उधर प्लस हुआ, लेकिन सेम टाइम में, जितने टाइम में ये इधर से उधर गया उतने टाइम में उधर से इधर आ गए। सर देखिए ना, कोई चेंज दिख रहा है क्या? विद इन सेम टाइम, ध्यान सुनना, विद इन सेम टाइम क्या हो जाएगा, विद इन सेम टाइम सर दोनों के दोनों, इधर से 2 इधर गए, इधर से 2 उधर गए, ओवरऑल चेंज कितने का आएगा? देख रहे हो ये गेम देख रहे हो सर, ये देख रहे हो, इसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, +2 -2। ओवरऑल चेंज कोई है क्या सर? रिएक्शन रुकी नहीं है, रिएक्शन हो रही है, लेकिन इक्वल स्पीड में दोनों डायरेक्शन में, इक्वल स्पीड में दोनों डायरेक्शन में। सर -2 +2 +2 -2 ऐसे करके देख लो, रिएक्शन रुकी नहीं है। कोई ये बोल दे सर ओवरऑल रिएक्शन 0 है, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ये कंडीशन को क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे। कहीं भी ऐसी कंडीशन आ जाए, जैसे हमारे पढ़ते टाइम आ जाए, तो नॉर्मल लोग बोलते हैं सैचुरेशन आ गया। हम लोग केमिस्ट्री वाले लोग हैं, हम क्या बोलेंगे? अगर कोई बोले सैचुरेशन आ गया, ऐसे मुस्कुराते हुए, इसको इक्विलिब्रियम पकड़ लिया है, इसका इक्विलिब्रियम पकड़ लिया है, इसको इक्विलिब्रियम पकड़ लिया है। भाई क्या हो गया है सर? सैचुरेशन कोई वर्ड थोड़ी ना होता है, तो नॉर्मल इंसान के लिए। हम लोग सैचुरेट कैसे होते? 2 पेज आगे बढ़ते, पीछे का भूलते जाते। जैसे बहुत सारे लोग हैं, अभी पीछे का पूछ दिया जाए, कल का रेडॉक्स, अभी के अभी सर ऐसे कैसे पूछ दिया सर? हाँ, बात प्रॉमिस तो हुई थी आज सर इक्विलिब्रियम फ्रेश स्टार्ट करने की, ऐसे कैसे पूछ दिया आपने? इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। यहां रेट रुकता नहीं है, यहां पर रिएक्शन डू नॉट स्टॉप एट मॉलिक्यूलर लेवल, डू नॉट स्टॉप एट मॉलिक्यूलर लेवल होगा। रिएक्शन रुकता नहीं है सर, मॉलिक्यूलर लेवल पर रुकता नहीं है, बट ऑकर्स विथ सेम स्पीड इन बोथ डायरेक्शन। अब भैया दोनों डायरेक्शन में सेम स्पीड से चल रहे हो, तो इस केस में ओवरऑल क्या हो जाएगा? चेंज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओवरऑल चेंज कितना होगा? 0 होगा, हो जाएगा। अरे सही है, पक्का हो जाएगा। इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? जहां पर देख लो कितना सुंदर लग रहा है, क्या होता है, क्या पढ़ दिया कि ऐसी कंडीशन जहां पर 0, जैसे हमारे साथ स्पैमर के साथ हो जाएगा कुछ देर बाद कि सर ये क्या है, ये सब कैसी बातें चल रही हैं, अभी तो आए थे फ्रेश स्टार्ट करने यार, 10-15 मिनट हुआ, इतना कैसे पढ़ा दिए, ये कैसे समझा दिए। इक्विलिब्रियम किसको बोलते? स्टेज ऑफ रिएक्शन जहां पर नेट रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 0, बट सर रेट ऑफ फॉरवर्ड वहां पर रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल, रेट इक्वल होता है। पहली बात, रेट इक्वल होता है। कोई बोले कॉन्सेंट्रेशन, जरूरी नहीं, कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन पता चल गई, श्योर हो? डन, जल्दी। अबे इसमें +2 -2 क्या मजे ले रहा है क्या? इसमें एक लाइन लिखी है मैंने, ओ बस इक्विलिब्रियम स्टेज। इक्विलिब्रियम पहचान लोगे,
इक्विलिब्रियम पे। अरे +2 -2 भाई मैंने अपने मन से लिखा यार, मैंने अपने दिल से लिखा, तेरा मन करेगा तो +5 -5, बस बता रहा हूं। गजब के लोग हैं, कहां से आते इतने तेजस्वी लोग। बोला 2 और +2 और -2 आपको कैसे पता चला? भाई मैंने मान लिया ना कि तू एम्स जाएगा। मैंने वैसे, तूने खुद को माना, वैसे मैंने मान लिया कि 2 इधर से, अब तू 5 मान लियो भाई कि 5 इधर से इधर आएगा, उतने ही टाइम में इधर से 5 उधर चला जाएगा, ओवरऑल चेंज कितना हो गया? 0। अरे भाई एग्जाम्पल है यार, क्या बोलते हैं, समझाने के लिए। ऐसा थोड़ा ही ना है कि हाँ भाई सर इक्विलिब्रियम, अब कोई बोल दे सर यहाँ कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा ना। मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या है? कांस्टेंट है, 60-40 60-40 60-40, कोई चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, और क्या? अरे लिखने का इंग्लिश अभी अभी अरे अरे रुक जाओ, ऐसे कैसे? अभी इंग्लिश में बताएंगे ये सब। अच्छा थोड़ा ऐसे लिखने में अच्छा नहीं लग रहा यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता। 4 पॉइंट इधर लिख दिए, ये रिवर्सिबल। अच्छा रिवर्सिबल, और एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम चैप्टर में इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी बैकवर्ड रिएक्शन आएगी? फॉरवर्ड जा सकता है, इरिवर्सिबल एक डायरेक्शन में जाता है, तो कभी बैकवर्ड तो आएगा नहीं। तो क्या मैं ये वर्ड बोल सकता हूं, कि इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल? इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल, ध्यान सुनना, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली फॉर सर रिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इन क्लोज कंटेनर मतलब क्लोज्ड वेसल। क्यों भाई? एक बात बताओ, अगर ओपन वेसल होगा, प्रोडक्ट बाहर निकल जाए, प्रोडक्ट गैस बन के बाहर निकल जाए, तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम कभी आएगा? कभी इक्विलिब्रियम आएगा? प्रोडक्ट अगर गैस बन के बाहर निकल जाए, प्रोडक्ट कभी बचा ही नहीं, तो भैया क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम कब कब पॉसिबल है? रिवर्सिबल में। और कहां पर? क्लोज कंटेनर में। प्रोडक्ट बाहर चला गया तो काहे का पीछे थोड़ी ना आएगा भाई। रिएक्टेंट बना है, प्रोडक्ट उड़ गया, सर रिएक्टेंट बना है, प्रोडक्ट उड़ गया, तो इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा पक्का। तो क्लोज वेसल होना चाहिए, रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए, क्लोज वेसल होना चाहिए। इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं, ओपन कंटेनर में पॉसिबल नहीं। जैसे मान लो ये रिएक्शन है, ये देखो, चलो मुझे बताना, इसमें कभी तुम ये पहले इसमें बताओ, इसमें क्या होगा? सॉलिड, इसमें इक्विलिब्रियम पॉसिबल है क्या? इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पॉसिबल है क्या? इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पॉसिबल है क्या? इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? सर ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यहां पर इक्विलिब्रियम कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, कभी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम को बार बार हम लिखेंगे तो हम छोटा सा EQM बार बार लिखना है, तो हम इतना बड़ा इक्विलिब्रियम ना लिख के EQM लिख सकते हैं। अच्छा चलिए ये देखिएगा, चलिए ये रिएक्शन देखिए, ध्यान सुनिएगा। अगर ओपन वेसल में है, बताइएगा, ओपन वेसल में ये रिएक्शन हो रही है, क्या इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? ओपन वेसल में ये रिएक्शन हो रही है, तो क्या इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? यहां पर क्लोज्ड वेसल में होगा, तो क्या इक्विलिब्रियम किधर पॉसिबल होगा? इक्विलिब्रियम किधर पॉसिबल होगा? ओपन में होगा या क्लोज में होगा? चलो बताओ, ओपन में होगा या क्लोज में होगा? ओपन में ये रिएक्शन देखो रिवर्सिबल है, लेकिन ओपन में क्या होगा? ओपन कंटेनर, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, तो यहां पर नो इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम यहां पॉसिबल नहीं होगा, यहां पर यस सर इक्विलिब्रियम अचीव होगा, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। तो इक्विलिब्रियम कब होता है? इक्विलिब्रियम पता है बेटा, सैचुरेशन कब आता है? जब बंद करके, दरवाजा बंद करके पढ़ाई करते हैं ना, जब मम्मी पापा की नजरों से अलग हट के पढ़ाई करते हैं, तभी इक्विलिब्रियम आता है। अदरवाइज मम्मी पापा के सामने पढ़ाई करते हो ना, तो मम्मी पापा को पता चल जाता है कि बेटा पढ़ रहा है कि कुछ और सोच रहा है, ख्याली पुलाव तो नहीं बना रहा। इसीलिए देख लेना, अगर मम्मी पापा तक मेरी आवाज जा रही है, तो खासकर क्लोज कंटेनर में आपके बच्चे को इक्विलिब्रियम कभी भी हो सकता है, सैचुरेशन कभी भी आ सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखें, जब भी बच्चा पढ़ाई कर रहा हो दरवाजे को बंद ना करने दे। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात इक्विलिब्रियम भी समझा रहा है कि आपका बच्चा कभी भी सैचुरेशन में जा सकता है। इस बात का मेरा कोई भी लेना देना नहीं, ये साइंस बोल रहा है क्लोज कंटेनर नहीं होना चाहिए। क्लोज कंटेनर आया, इक्विलिब्रियम अचीव कर जाओगे। और देखिए इक्विलिब्रियम ऐसे नहीं कि हल्का फुल्का चीज है। सर वो क्या करेगा? बच्चा, आप सोच रहे जितना आगे जा रहा है उतना ही बच्चा पीछे आ रहा है, मतलब आप सोच रहे एम्स जा रहा है, वो बोल रहा ना 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 ना, ऐसे मेहनत नहीं करेंगे, पीछे चलते।
सारे उसके ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज बिकम कांस्टेंट, उसके सारे के सारे मार्क्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। ना मार्क्स बढ़ रहे होंगे, ना घर वालों में घर की इज्जत बढ़ रही होगी, देख लीजिए और क्या। ठीक है, तो बस ये मैसेज मैं नहीं, इक्विलिब्रियम की आत्मा दे रही थी मेरे से। शब्द मेरे एकदम नहीं है बेटा, एकदम नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन एकदम नहीं हूं, ठीक है। चलो, तो भैया इक्विलिब्रियम इंग्लिश में पढ़ते हैं यार, ऐसे मजा नहीं आता, ऐसे थोड़ी ना होता है, थोड़ी हेवी इंग्लिश की बात करते हैं, एनसीईआरटी की इंग्लिश पढ़ते हैं। ओ भाई साहब, यस, देखो क्या इंग्लिश लिखा है, इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट वेयर देयर इज नो अबे लिखना मत, बस मजाक मजाक में बता रहा हूं, ये लिखना मत। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच देयर आर नो ऑब्जर्वेबल चेंजेस एज टाइम गोज बाई। जब टाइम चल रहा होता है, कोई चेंज नहीं आता, उसी स्टेज को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। उसी स्टेज को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। देख रहे हो कैसी बातें कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, ये देखना, ये क्या बोल रहा है, इंग्लिश देख रहे हो। इस देखो पढ़ते हम लोग ऐसे हैं, देखो ऐसे मजे मजे में पढ़ लिए, लेकिन यार मजा एग्जाम हॉल में ऐसे बोलता है ना, ऐसे पूछेगा, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन हैज रीच्ड द इक्विलिब्रियम स्टेट, जैसे ही कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे जाएगा, द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द टाइम एंड देयर आर नो विजिबल चेंजेस इन द सिस्टम। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात, हम लोग ऐसी बातें कहां कर रहे थे बेटा, ये सब कैसे समझ में आएगा कि कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे आएगा तो उसमें क्या होगा। सर कोई भी, सर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसा नहीं कि रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बनेगा, एक्टिविटी होती रहती है। ओवरऑल रिएक्शन हमें लगता है कि सर रिएक्शन क्या हो चुका है, जीरो, क्योंकि रिएक्शन रुक चुका है, हमें लगता है ऐसा, ठीक है ना। ये इंग्लिश एनसीईआरटी के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आएगा। इक्विलिब्रियम क्या है, एक ऐसा कंडीशन, हो जाएगा, श्योर हो, डन। हाँ, स्कूल की तरह पढ़ाएं, स्कूल की तरह तो बेटा इसको लिख के मैं साइड में हाँ तंबाकू वंबाकू मसलने चला जाता हूँ, और क्या, चाहे बगल वाली हाँ क्लास में जाके स्कूल वाले की तरह बोला स्कूल की तरह पढ़ाइए। तो बेटा ये लिखो, ठीक है, मैं आता हूँ चाय वाय पी के। और शर्मा जी क्या चल रहा है, हाँ आपके क्लास में बच्चे बहुत हाँ शांत नहीं रहते, इसी स्कूल में चल रहा होता है, और क्या। तो इक्विलिब्रियम यही है भाई, इसको लिखना, अबे ये लिखो, यही सब तो लिखवाया भाई, ये क्या है, ये वही तो है, हर एक चीज लिख ले सर, लिख ले। अबे नोट डाउन करके क्या कर लेगा भाई तू, नोट डाउन करके कर क्या लेगा। अब ये है, अब इसको तू एक बात बता, तेरे साथ मैं अब रिवर्सिबल रिएक्शन, ओ माय गॉड, रिवर्सिबल रिएक्शन सर कैसे पढ़े, रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन कैसे है, रिवर्सिबल रिएक्शन किसको बोलते, जिसमें क्या हो जाए, प्रोडक्ट कैन कन्वर्ट, बता। अब वो सर इंग्लिश नहीं बताए, सर इट इज प्रोसीड इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हम तो उस टाइम से मजाक कर रहे हैं ना तुम्हारे साथ, किसमें पॉसिबल होता है, जनरली पॉसिबल इन क्लोज कंटेनर, दे कैन अटेन इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट आर नेवर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, क्योंकि रिवर्सिबल है। अब ये बात हम मजाक में थोड़ी ना बोल रहे, यही चीज यहां पर लिखी हुई है, लिखो। हाँ, क्लास का मॉनिटर किसको बनाया जाए, चेक करना सबकी कॉपी में। अभी देखो सर बहुत तगड़ी चीज बता दी है सर, आप ये सब तो नहीं बताते, उस टाइम से आप बताए ही नहीं, सही से लिखवाए ही नहीं, ठीक है। हाँ और क्या, ये देखना, अब ये चीज, ये एक बात लिख ले भाई, अगर तेरे मन में आत्मा में शांति आती है तो लिख ले। अब कोई बोले सर आपको पता है सर इसको ना ये देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट करते, अरे भाई यही बात मैं उस टाइम से बोल रहा हूं, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यहां पर क्या हो जाएगा, ये सिंगल एरो से दिखाया जाएगा, ये सिंगल एरो से दिखाया जाएगा, ये एक ही डायरेक्शन में, ये दो डायरेक्शन में। अब इसको सर लिख लेते, लिख ले जल्दी भाई, जल्दी, थोड़ा फास्ट, थोड़ा जो लिख रहा है भाई थोड़ा फास्ट। ये सब भाई इतना भी नहीं लिखना है कि एकदम मतलब सिस्टम हिला दो भाई किसी का, एकदम ऐसा ही मत लिख दो यार। मे आई गो टू ब्रिंग वाटर, हाँ कॉपी चेक करना है, कॉपी चेक करना, हाँ यार ये कॉपी चेक भी तो होता था यार, हाँ यार मैं केंद्रीय विद्यालय में था, केवी में था 10th तक भाई साहब, उसमें तो वहां पे पूरा वो भी लगाते थे स्कूल के, मतलब कॉपी के ऊपर ना वो क्या बोलते हैं, नेम कार्ड, हाँ नेम स्टिकर बोलते हैं ना, हाँ नेम स्टिकर, वो भी लगाते थे, ठीक है। और सबकी कॉपीज का कलर भी एक होता था, जल्दी जल्दी ध्यान से देख, और क्या, चलो
हाँ कॉपीज वही होती थी ना, उसमें ऐसे सब लेके जाते थे, मैथ्स की समझ में आए चाहे ना, छाप के ले जाते थे। मुझे याद है कुछ लोग कुछ टाइम पे, तो मैं 8 9 में मेरी मैथ्स बहुत, मतलब 9th की मैथ्स थोड़ी बेकार थी मेरी, तो मुझे याद है मैं होमवर्क मिलता था, मैं सुबह सुबह स्कूल में होता था ना कि वो कौन सा जो असेंबली का पीरियड होता था, तो मैं उससे बोलता था भाई पेट बहुत दर्द कर रहा है मैम नहीं जा पाऊंगा, तो मैं असेंबली के पीरियड में बैठ के मैथ्स की कॉपी छाप रहा होता था कि भाई छाप जल्दी जल्दी प्रूव करके देना है, नहीं तो हाँ आएगा खड़ूस मास्टर आएगा। और क्या, खड़ूस मास्टर आएगा अपने को। नहीं मैं केंद्रीय विद्यालय केवी करके स्कूल है उसमें पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल है, सरकारी एकदम सरकारी, प्रॉपर सरकारी वाला, एकदम बेहतरीन बच्चे होते उधर। ठीक है, डीपीएस में कौन था अब ये यार, बताने की बात है क्या, डीपीएस में कौन था? हाँ हमें तुम गेलुजाक टाइप लग रहे हो क्या, मतलब समझ रहे हो क्या, कोई था अब था चलो बीत गया। हाँ और क्या, चलते, चलो स्टार्ट करते। तो मैं भाई ये लिख लिया, जितना लिख लिया भाई, चल अब देख मैं फिर से इंग्लिश बोल दूंगा, कुछ ज्यादा हाई फाई इंग्लिश बोल दूंगा, बर्बाद हो जाओगे, पहले बता रहा हूं। मेरे देख लो ये सब इंग्लिश पकड़ लेना, क्योंकि भैया देखो मेरे से ये सब पढ़ना आसान है, ये देख रहे हो +2 -2 ऐसे दिखाना आसान है, लेकिन ऐसी वाली इंग्लिश आएगी तो एग्जाम हॉल में पकड़ लेना। क्यों? क्योंकि भैया नहीं पकड़ोगे तो ये सब बात देख लो, ये भैया ये एनसीईआरटी में ये लाइन देख रहे हैं, कैसी कैसी बात करेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, बैलेंस ऑफ ड्राइविंग फोर्स, बैलेंस ऑफ ड्राइविंग फोर्स, बैलेंस ऑफ ड्राइविंग फोर्स, बैलेंस ऑफ ड्राइविंग फोर्स मतलब भाई तुम्हारे पास तुम्हारी जिंदगी में 2 ड्राइविंग फोर्स कौन कौन से थे, याद करो तो कौन कौन से थे, भूले तो नहीं हो इनको। थर्मोडायनेमिक्स में याद है तुम हमेशा कोशिश क्या कर रहे थे, एनर्जी को कम करने की और इंट्रोपी को ज्यादा करने की, एनर्जी को कम करने की, इंट्रोपी को ज्यादा करने की। तो मतलब तुम क्या कर रहे हो, बोल रहे हो कि सर हम एक काम करते हैं, जो भी ड्राइविंग फोर्स हो उन दोनों को, मतलब फैक्टर्स जो अपने पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में लेके जाते हैं, उन दोनों को मिनिमाइज किया जाता है। सर इक्विलिब्रियम किसको, दोनों को बैलेंस करने को बोलते हैं। सर फिजिकल प्रोसेस में भी पॉसिबल है, केमिकल रिएक्शन में भी पॉसिबल है। यार ये सब लिखना है लिख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब थ्योरी चीजें हैं बेटा, इसको क्या है 2 लाइन तो है यार, लिख लेना कभी आराम से बैठ के घर पे, जो लिख रहे थोड़ा फास्ट लिखो। बैलेंस ऑफ ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स याद है थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि एनर्जी ज्यादा होनी, एनर्जी कम होनी चाहिए, या फिर एनर्जी जितना कम होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा हाई होगी, याद है सर? हमने बोला भी था कि डेल्टा एच क्या होना चाहिए, <0 और डेल्टा एस क्या होना चाहिए, <0। डेल्टा जी <0। अगर कोई बुरा प्रोसेस अपने आप हो रहा है हो जाएगा। अरे ठीक है, ये सब बहुत बेसिक चीज है, मुझे लगता है आराम से स्कूल वाले इतना भी नहीं पूछेंगे यार, बस जिनके स्कूल में बहुत थ्योरी पूछी जाती है उन लोगों के लिए जरूरत है, बाकी हम लोग इतना तो अटेम्प्ट कर ही देंगे यार कि हो जाएगा, इतना तो निकाल ही सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम के बारे में हम बेसिक बात कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम हमारा ऐसा होगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक लाइन वर्ड यूज करता हूं, ध्यान सुनना, मैं एक वर्ड यूज करता हूं, मैं एक वर्ड यूज करता हूं, ध्यान सुनना अपने पास, मैं एक वर्ड यूज करता हूं, एट इक्विलिब्रियम ओनली रिएक्टेंट इज प्रेजेंट। एट इक्विलिब्रियम, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, बस बताना ट्रू है या फॉल्स, टी फॉर ट्रू एफ फॉर फॉल्स, कमेंट करो। एट इक्विलिब्रियम ओनली रिएक्टेंट इज प्रेजेंट, ओनली रिएक्टेंट इज प्रेजेंट, एट इक्विलिब्रियम ओनली रिएक्टेंट इज प्रेजेंट, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी बताओ। एट इक्विलिब्रियम, सर एट इक्विलिब्रियम ओनली रिएक्टेंट इज प्रेजेंट, ट्रू है या फॉल्स है? एट इक्विलिब्रियम ओनली रिएक्टेंट इज प्रेजेंट, ट्रू है या फॉल्स है? क्या होगा, क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम ओनली रिएक्टेंट इज प्रेजेंट, ट्रू क्या फॉल्स? फॉल्स होगा, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पर भैया रिएक्टेंट भी होगा प्रोडक्ट भी होगा। मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि इक्विलिब्रियम पे कोई चीज 0 हो जाएगी, नहीं, मैंने बोला कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आप एक दूसरे का जो कन्वर्जन है, जितना आप फॉरवर्ड जाएंगे उतना ही आप बैकवर्ड आएंगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम पर दोनों लोग होंगे। ये देख लो, अब स्कूल एग्जाम में ये सब डेफिनेशन पूछी जाती है कि भैया मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर किसको डिफाइन करते? द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट in the equilibrium state, mixture of reactant and product in the equilibrium state is known as equilibrium mixture। सर ऑब्वियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों होंगे, तो उस केस में क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब ये सब लाइंस देख लो, एट इक्विलिब्रियम
दोनों साइड से रिएक्शंस हो रही होती हैं, दोनों साइड से रिएक्शंस होती हैं, और इसीलिए इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? डायनेमिक पर्सनालिटी वाला। इक्विलिब्रियम क्या है? डायनेमिक पर्सनालिटी है। इक्विलिब्रियम कैसी है? डायनेमिक पर्सनालिटी है। अगर इक्विलिब्रियम आयंस को इन्वॉल्व करेगा तो ये सब एनसीईआरटी की लाइंस बेटा आपके लिए, अगर इक्विलिब्रियम आयंस को इन्वॉल्व करेगा तो आयनिक इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम आयंस को इन्वॉल्व करेगा तो आयनिक इक्विलिब्रियम पक्का हो जाएगा। सर इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे कोई पूछेगा तो ये मत बोल देना कि सिर्फ रिएक्टेंट होगा या सिर्फ प्रोडक्ट होगा, नहीं, दोनों होते हैं। इक्विलिब्रियम पर जो कंपोजिशन होती है उसमें दोनों होते हैं। सर इक्विलिब्रियम में डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों बोला जाता है? बिकॉज वो आगे और पीछे दोनों साइड जाता है, दोनों डायरेक्शन, बोलते हैं ना डायनेमिक पर्सनालिटी है। अगर कोई बोले कि सर अच्छा डॉक्टर बन गया और साथ में डांस कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? बड़ा डायनेमिक आदमी है यार, डॉक्टर भी अच्छा है, डांस भी अच्छा करता है। तो वही डायनेमिक पर्सनालिटी, आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है विथ इक्वल रेट्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अगर आयंस इन्वॉल्व कर रही है तो आयनिक इक्विलिब्रियम पक्का। नहीं, ये सब सत्संग है बेटा, ये सब सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, मैं इक्विलिब्रियम को क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूँ, क्लासिफाई करने जा रहा हूँ। देखना बहुत हार्ड क्लासिफिकेशन है, पहले बता रहा हूँ। मेरे से ज्यादा भाई देख लेना, हार्ड पढ़ा दूंगा, अभी के अभी बर्बाद हो जाओगे तुम लोग। ये देख लो, इक्विलिब्रियम के भैया टाइप्स बता रहा हूँ, इक्विलिब्रियम की क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूँ। इक्विलिब्रियम जो होगा कितने टाइप का होगा? ओह माय गॉड, रोक लो मुझे। हाँ, रोकने से रुकूंगा भी नहीं, दिक्कत ये भी है। हाँ, इक्विलिब्रियम दो टाइप के, ध्यान सुनना, इक्विलिब्रियम दो टाइप के। कौन कौन से? सर एक को बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, एक को बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। शायद कुछ लोगों को याद आ जाए होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, और एक कहलाता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और एक कहलाता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम एक कहलाता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? जहां पर, ध्यान सुनना, ओनली वन फेज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट। एक ही फेज में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट, सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज में होंगे। मतलब जहां पर सॉलिड होगा तो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा तो लिक्विड होगा। सर ये लिक्विड है तो ये लिक्विड है, अगर ये गैस है तो सर ये क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? देख रहे हो कितना डिफिकल्ट चीज पढ़ा दी, कितना डिफिकल्ट चीज पढ़ा दी। सर होमोजीनियस, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन कि सर दोनों का स्टेट सेम रहेगा तो होमोजीनियस बोल देंगे। और हेट्रोजीनियस मतलब क्या हो गया? सर हेट्रोजीनियस मोर देन वन फेज ऑफ reactants, more than one phase of reactants and products are present. More than one phase of reactants and products are present. More than one phase of reactants and products are present. इसी को क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस। मतलब अगर A सॉलिड है किस में कन्वर्ट कर जाए? B लिक्विड में। सर अगर P गैस है सर वो किस में कन्वर्ट कर जाए? सर Q सॉलिड में। ऐसा कुछ हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस, और उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी बात चल रही है, कितनी बड़ी बात चल रही है। अगर मैं ये नहीं डेफिनेशन लिखता, ओह भाई साहब कैसे कर पाते तुम मासूम से बच्चे, कैसे हो पाता तुमसे यार? कर लेते क्या तुम लोग? कर लेते? हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम भाई साहब, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जल्दी जल्दी छाप भाई, जो छाप रहा है साथ साथ में छाप। सर इक्विलिब्रियम दो टाइप के, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कर लेंगे, श्योर हो? आज आसान लग रहा है, बोला आसान लग रहा है। बेटा आसान तो पहला दिन तो हर एक चैप्टर ही आसान लगता है, दिक्कत तो हमें भी इसी बात से होती है। पहले दिन तो हर एक चैप्टर अच्छा लगता है, मजा तो लास्ट दिन आता है जब क्वेश्चन कराया जाता है। ठीक है, हाँ बिना थर्मोडायनेमिक्स से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप बीच बीच में कहीं आ सकता है। अब देखो मुझे भाई, देखो अब तुम लोग हंस रहे हो ना कि सर ये तो आता था मुझे, थर्मोडायनेमिक्स में था। अब रुक जाओ, देखना अभी, देखना तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, अभी देखना, सिंपल सा सुनना भाई साहब, ये सुनना, ये देखना। इक्विलिब्रियम को अब बुरा लग गया, बोला सर बहुत मजाक उड़ा दिया इन लोगों ने, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मजाक उड़ा दिया सर। अब इक्विलिब्रियम भैया दो पार्ट में नहीं टूटेगा। इक्विलिब्रियम अब बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा रे।
इक्विलिब्रियम देखो, तुमने मजाक उड़ाया ना, अब देखो तुम्हारी जिंदगी कैसी बदलने वाला है। इक्विलिब्रियम सर 3 टाइप का होता है, इक्विलिब्रियम 3 टाइप का। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस सर, वो किसके फेज? ऑन द बेसिस ऑफ फेज था, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। मतलब सर देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, देखिएगा कैसे लिखते हैं। सबसे पहला इक्विलिब्रियम फिजिकल इक्विलिब्रियम। सर ये क्या है? फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब बार बार इक्विलिब्रियम उतना ना लिख के हम ऐसा लिख देंगे। सर दूसरा सर केमिकल इक्विलिब्रियम, यहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम। और तीसरा सर आयनिक इक्विलिब्रियम। ध्यान सुनिएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम ये देख लो, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। बोला कि सर एक काम करिए, अगर इक्विलिब्रियम, ध्यान सुनिएगा, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल चेंजेस, अगर फिजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल चेंजेस, या फिर बोल दिया जाए फिजिकल प्रोसेस में अगर इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल चेंजेस और फिजिकल प्रोसेस, दे आर नोन एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। अगर जहां पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रोसेस हो रहा है उसको कौन सा इक्विलिब्रियम बोल दिया जाएगा? फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखोगे क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, ध्यान सुनना अपने पास सर, सुनना क्या होगा सर? फिजिकल इक्विलिब्रियम सर, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड में अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हो रही, कोई रिएक्शन नहीं हो रही। यहां पर क्या हो रहा है सर? यहां पर क्या हो रहा है? NH4Cl सॉलिड से NH4Cl सर यहां पर गैस में आ गया। यहां पर कौन सा इक्विलिब्रियम आएगा सर? यहां पर फिजिकल इक्विलिब्रियम आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हो रही, इक्विलिब्रियम में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया? ध्यान सुनना, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे सर? इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस या फिर प्रोसेस या रिएक्शंस आर नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर कहीं केमिकल रिएक्शन में होगा तो केमिकल रिएक्शन में जहां भी इक्विलिब्रियम आए क्या लिख देंगे सर? केमिकल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे H2 + Cl2, ये अगर HCl में आ गया 2HCl, ये अगर इक्विलिब्रियम में आ गया, अगर ये इक्विलिब्रियम में आ गया तो इसका मीनिंग क्या होगा? चलो बताओ इसका मीनिंग क्या होगा सर? ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? क्या होगा इसका मीनिंग? क्या होगा? चलो इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग क्या सोचोगे? अगर मैं बोल रहा हूं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इसका मीनिंग क्या होगा? ध्यान सुनना, अगर इसका मीनिंग क्या होगा कि सर जितने टाइम में हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 HCl बनाएंगे, जितने टाइम में रेट ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करेंगे, HCl बनाएंगे, उतने ही टाइम में उतना ही HCl सर किधर चला जाएगा? हाइड्रोजन और क्लोरीन बना देगा। उतने टाइम में उतना ही हाइड्रोजन और क्लोरीन बना देगा, उतने टाइम में उतना ही हाइड्रोजन HCl क्या करेगा? हाइड्रोजन और क्लोरीन बना देगा। तो इक्विलिब्रियम जहां पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है वहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम। और आयनिक इक्विलिब्रियम किसको बोल देंगे? इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस हाँ known as आयनिक इक्विलिब्रियम। अब ये आयनिक इक्विलिब्रियम की बात देख लो, ये किसके तरह बात कर रहे हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम, ये देखना आयनिक इक्विलिब्रियम की तरह होगा सर। यहां पर देखोगे कोई भी अगर कोई एसिड है, कोई एसिड है अगर ऐसे करके इक्विलिब्रियम में आ रहा है, कोई एसिड है ऐसे करके इक्विलिब्रियम में आ रहा है, इसमें क्या हो जाएगा? आयंस आ रहे हैं तो आयनिक इक्विलिब्रियम, आयंस आ रहे हैं तो आयनिक इक्विलिब्रियम। ये देख लो हो जाएगा। इक्विलिब्रियम को देख रहे हो 3 पार्ट में टूट गया, फिजिकल, केमिकल, आयनिक। सर देख रहे हैं, दुख दर्द देख रहे हैं, फिजिकल, केमिकल, आयनिक। इक्विलिब्रियम क्या है? हाँ देख रहे हो, याद हो रहा है? हाँ तो ये देखना, फिजिकल हो गया, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन में केमिकल, आयनिक में आयनिक को अपने पास आयंस इन्वॉल्व कर रहा है। हाँ ठीक है, चले आगे देख लो। कितना डिफिकल्ट चीज है यार, ये चैप्टर से डर लग रहा है मुझे तो। इतना बड़ा हार्ड चीज पढ़ लिए, बताओ तो। फिजिकल प्रोसेस में फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल प्रोसेस में केमिकल। अब करना क्या है? जितना आगे उतना ही पीछे, जितना आगे जाएंगे उतना ही पीछे आएंगे, यही होता है इक्विलिब्रियम। बताओ, इसी को फिजिक्स वाले टू एंड फ्रो मोशन को SHM बोल देते हैं। बताओ, हम लोग इसको इक्विलिब्रियम बोल दे रहे हैं। बोल रहे हैं वो लोग उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या डिराइव करते हैं। हम लोग
इक्विलिब्रियम आ गया यार, ठीक है। हाँ ध्यान सुनना, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिए। अच्छा एक बात बताओ, मैंने इक्विलिब्रियम किस कंडीशन पे बताई, इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन बताई, ध्यान सुनना। अगर ग्राफ्स ऑफ इक्विलिब्रियम तुमसे पूछूं, ग्राफ्स ऑफ इक्विलिब्रियम अगर तुमसे पूछ दूं, इक्विलिब्रियम का ग्राफ बताओ, ध्यान सुनना, अब तुम खुद से बताना। मैं रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछ रहा हूं, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसे बना के दे रहा हूं, बताना इक्विलिब्रियम को कौन रिप्रेजेंट करता है। ध्यान सुनिएगा, ये रेट और इधर टाइम, ध्यान सुनिएगा, रेट और टाइम का ग्राफ बना रहा हूं। ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है और ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये रेट ऑफ बैकवर्ड, आरएफ मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आरएफ मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और आरबी का मतलब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये क्या हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या मुझे बताओगे ये ग्राफ इक्विलिब्रियम का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, क्या ये ग्राफ इक्विलिब्रियम का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, क्या ये ग्राफ इक्विलिब्रियम के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या। क्या ये ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, क्या ऐसे ग्राफ को हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट हो रहा है, क्या ऐसे ग्राफ को हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेट वर्सेस टाइम का कौन सा ग्राफ होगा, फर्स्ट ग्राफ, सेकंड ग्राफ, या थर्ड ग्राफ जो अभी मैं बना रहे हैं जा रहा हूं। सर कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम का ग्राफ होगा, कौन सा ग्राफ होगा, यहां पर देख लो, रेट ऑफ फॉरवर्ड इधर रह गया, रेट ऑफ बैकवर्ड इधर हो गया। इक्विलिब्रियम क्या था, इक्विलिब्रियम क्या था कि सर एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम हमने क्या पढ़ा था लाइन, इक्विलिब्रियम पे भैया एक ही चीज इक्वल हुई थी, एक ही चीज इक्वल हुई थी। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था कि सर रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड, यही तो इक्वल करना था भाई साहब, यही तो इक्वल करना था। यहां देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड अलग है, रेट ऑफ बैकवर्ड अलग है, यहां रेट ऑफ बैकवर्ड अलग है, रेट ऑफ फॉरवर्ड अलग है। सर इक्विलिब्रियम किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है, ये इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर नो इक्विलिब्रियम, यहां पर हम बोल सकते हैं नो इक्विलिब्रियम, ये क्या होगा, नो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ कौन सा सही ग्राफ है, कौन सा सही ग्राफ है, तो सर देख लो, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड जहां इक्वल हो जाए, इस पॉइंट पे जहां इक्वल होगा उस पॉइंट को क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल देंगे। कि सर ये देख लो, जिस टाइम पे होगा उस टाइम को क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम टाइम बोल देंगे। कि सर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, सर सैचुरेशन आ गया, सर सैचुरेशन आ गया। थर्ड ग्राफ क्या है, सही ग्राफ है, थर्ड ग्राफ क्या है, सही ग्राफ है, हो जाएगा। सर रेट का ग्राफ कैसा होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, सर रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये ग्राफ आएगा क्या, रेट का ग्राफ क्या होगा, एक ही ग्राफ सही ग्राफ होगा। इक्विलिब्रियम पर एक ही कंडीशन थी, एक ही कंडीशन थी, मिल जाएगी, श्योर हो। इक्विलिब्रियम टाइम, इक्विलिब्रियम पॉइंट, वहां से इक्विलिब्रियम चालू हो गया। अच्छा अगर मैं बोलूं कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर के लिए और किसी चीज के लिए बोलूं, इक्विलिब्रियम पे सिर्फ रेट इक्वल था, उसके अलावा कोई भी चीज इक्वल नहीं था। मतलब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ खींचूं या प्रेशर का ग्राफ खींचूं तो उसके लिए बताओगे कहां इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड करते हैं, ये देखना, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचते हैं, मुझे बस बताना इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा। देख लो, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का ऐसे कर दिया और प्रोडक्ट का ऐसे कर दिया, मुझे बताओगे, एक मिनट ये देखना, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का ऐसे लाके छोड़ दूं, अबे यार स्ट्रेट लाइन बन जा भाई, ये देखो, और इसको लाके ऐसे रख दूं, यहां से मान लेता हूं, ठीक है, मान लेना ये स्ट्रेट लाइन है, मेरी तरफ से मान लेना। यहां से देख लो, क्या ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट।
क्यों? क्योंकि यहां के बाद देखेंगे तो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है। ये जो टाइम है वो कौन सा टाइम होगा? इक्विलिब्रियम टाइम होगा। सर इक्विलिब्रियम पर मैंने कभी नहीं बोला कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होना चाहिए। मैंने कभी नहीं बोला कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होना चाहिए। सर प्रोडक्ट ज्यादा है, इस केस में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है रिएक्टेंट से, कोई दिक्कत नहीं। एट इक्विलिब्रियम हम बोल सकते हैं ना, एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। लेकिन ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ऐसा भी ग्राफ बन सकता है, ऐसा भी ग्राफ बन सकता है। ये देखो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ये भी ग्राफ बना सकता हूं। ये देखो, ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस ग्राफ को देख के हम क्या बोल सकते हैं कि सर इक्विलिब्रियम पर क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम पर क्या हो रहा है बता सकते हो? इक्विलिब्रियम पर क्या हो रहा है? ठीक है, इस ग्राफ को देख लो। सर इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या क्या बात बोल सकते हैं? इक्विलिब्रियम पर हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि सर एट इक्विलिब्रियम यहां पर रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट हो गया। सर ये देख लो, इक्विलिब्रियम ये है क्या? इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है क्या? सर इक्विलिब्रियम का टाइम ये है क्या? इक्विलिब्रियम टाइम ये है क्या? एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर हो गया? प्रोडक्ट के। एट इक्विलिब्रियम यहां पर देखोगे रिएक्टेंट ये रहा, प्रोडक्ट ये रहा। सर ये पॉइंट से ये दोनों एक दूसरे को क्या है? सर एक दूसरे को, सर एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन प्रोडक्ट हो सकती है। सर कॉन्सेंट्रेशन में कुछ भी हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन में कुछ भी हो सकता है। रिएक्टेंट ज्यादा हो सकता है, प्रोडक्ट ज्यादा हो सकता है, इक्वल हो सकता है। लेकिन 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 ध्यान रखना, रिएक्टेंट ज्यादा हो सकता है, प्रोडक्ट ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखना, क्या? रेट में सिर्फ एक ग्राफ। सर इसमें सारा जगह इक्विलिब्रियम आ रहा है, हर एक जगह इक्विलिब्रियम आ रहा है, हर एक जगह इक्विलिब्रियम है। यहां पर हर एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, हर एक जगह इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। कॉन्सेंट्रेशन के 3 ग्राफ दिखा सकते हैं, लेकिन रेट का सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राफ पॉसिबल है। यहां पर कोई इक्विलिब्रियम नहीं, यहां पर कोई इक्विलिब्रियम नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो ग्राफ रेट का होगा। रेट में एक ग्राफ, कॉन्सेंट्रेशन में कुछ भी हो सकता है। पक्का? हाँ, डन। तो चलो, अब कंसंट्रेशन पढ़ लिया, रेट पढ़ लिया, टाइम पढ़ लिया, तो अब आइए थोड़ी सी बड़ी बड़ी बातें फिर से करते, बड़ी बड़ी बातें फिर से करते, बड़ी बड़ी बातें फिर से करते। इंग्लिश पढ़ना है क्या? इंग्लिश नहीं यार, इंग्लिश कौन पढ़ेगा। चलो अब थोड़ा सा फिर से सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। इक्विलिब्रियम था क्या? आइए फिर से बाबा आपसे पूछना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? तो हम शुरू करते हैं आज इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को बेटा, कि जितना आप आगे जाएं उतना ही अगर आप पीछे आ जाएं, जितना आप आत्मा को चाहें उतना ही आत्मा आपको चाहे। बस समझ जाइए यही इक्विलिब्रियम है। ठीक है, यही इक्विलिब्रियम है, यही इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इक्विलिब्रियम ये, अरे भाई ये अलग अलग कंडीशन है, बोला कैसे ज्यादा कैसे कम। भाई कोई कंडीशन आएगी, किसी रिएक्शन में हो सकता है इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट ज्यादा हो, रिएक्टेंट कम हो। इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये था कि जहां पर उनके अंदर का चेंज जीरो हो जाए, जहां पर उनके अंदर का चेंज जीरो हो जाए, चेंज जीरो हो जाए। ध्यान सुनना, मैं बोल रहा हूं कि इक्विलिब्रियम ये है। अब सुनना, अब मैं तुमसे थ्योरी वाली चीज है बेटा, अब सुनना, सत्संग सुन लो, क्योंकि सत्संग में क्या फायदा है कि बेटा आप मंडे को मिलेंगे, तो आज सत्संग खत्म कर लो, मंडे को फिर न्यूमेरिकल्स आएंगे, मंडे को न्यूमेरिकल्स आएंगे। आज तो पहले सत्संग खत्म करे, सत्संग खत्म कर लेते, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मंडे को तो फिर तो आ ही जाएगा, अरे सर ये क्या होता है। आज मैंने सोचा मंडे से फ्रेश स्टार्ट। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहला इक्विलिब्रियम कौन सा हमने पढ़ा था? फिजिकल इक्विलिब्रियम। इसमें फिजिकल प्रोसेस होता है, शायद बचपन में फिजिकल चेंज पढ़ा होगा कि फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो आइए फिजिकल प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो आइए एक साथ देखते हैं व्हाट इज फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल इक्विलिब्रियम। ओ भाई साहब, इन इक्विलिब्रियम if opposing process involves physical change, the equilibrium is known as physical equilibrium. Oh my god, physical equilibrium can be attained only in closed vessel and there is no change, it takes place at molecular level.
मतलब फिजिकल इक्विलिब्रियम का कितने टाइप का फिजिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है, कहां कहां हो सकता है? एक बात बताओ, सॉलिड किस में चला जाए, ध्यान सुनना, सॉलिड किस में चला जाए, लिक्विड में। यहां पर फिजिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है कि जितने टाइम में जितना सॉलिड लिक्विड में, उतना टाइम पे उतना ही लिक्विड सॉलिड में। ये देख लो सर, लिक्विड चला जाए किस में, देख रहे हो कैसी कैसी बातें हो रही है। लिक्विड गैस में, सर जितने टाइम में जितना लिक्विड गैस में, उतना ही गैस लिक्विड में। कोई बोल दे सर ये देखिएगा सॉलिड किस में चला जाए, गैस में, सर जितने टाइम में ये सब्लिमेशन करेगा उतने टाइम में ये पीछे आ जाए। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट ऑफ फॉरवर्ड जितना आगे, अब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा ना, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। अब मैं तुमसे कोई पूछ दे सर यहां पर क्या होगा, सर जितना रेट सॉलिड से लिक्विड जाएगा, जितना फ्यूजन होगा, रेट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डीसब्लिमेशन। लिख लोगे कि गया सर ये सब याद है। इस टेम्परेचर, ये जब फ्यूजन होता है, जब फिजिकल प्रोसेस होता है, तो ये कौन से टेम्परेचर पे होता है, इसको क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, या कहीं कहीं पर फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। बता दूं भाई, यहां पर हीट भी निकाला था आपने, लैटेंट हीट बोलते थे। ये कौन सा टेम्परेचर होता था, वंस अपॉन ए टाइम, कुछ याद है? सर अब तो इंट्रोपी भी निकालना जानते हो आप, अब तो आप इसका इंट्रोपी पता नहीं क्या क्या निकालना सीख गए। सॉलिड लिक्विड गैस हो जाएगा। हाँ याद तो है कि गया सर, ऐसे कैसे सर, जिंदगी सर ऐसे ऐसे कब होगा, यस हो जाएगा, हो जाएगा, ये सब याद हो जाएगा। अब मैं देखो इंग्लिश में, नहीं नहीं, अरे लिखने का यार, लिखना है लिख ले यार, मंडे को आऊंगा, मंडे को ये सब कुछ नहीं पूछूंगा भाई, फिजिकल सत्संग चल रहा है, सत्संग पढ़ ले यार। अब मैं देख यहाँ पर लाइन वर्ड यूज करूंगा, अब डराने के लिए वर्ड यूज कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, किसी को लगता हो लिखना है लिख सकते हो, दो दो लाइन लिखी हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल, आप कभी एनसीईआरटी पलटना, शुरुआत में यही सब थ्योरी दी हुई है, उसी को हम ब्रेक कर करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पढ़ना जरूरी है। अब मैं इंग्लिश देखता हूं, मैं इंग्लिश देखता हूं, ठीक है, इंग्लिश देखता हूं, ये देखो। ओ भाई साहब, ये समझ नहीं सकते तुम लोग, ये बात कैसे लिख सकता है यार, कोई कोई कैसे लिख सकता है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा यार। ये तुम लोग समझ पाओगे क्या कि अगर कहीं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, तुम लोग ये बोल सकते हो, ये टेम्परेचर डिफाइन कर सकते हो। मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूं, ये दुनिया देख लो, क्या ये सब हो जाएगा, क्या है ये सब? अरे भाई देख ले, ये सब निकाल देगा। सर अब बता, कोई बोल रहा एग्जाम्पल ले बेटा, एग्जाम्पल एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा होगा, जितना, अब यही तो चाह रहा था कि सर आगे आप पीछे का लिख के, सर देखिए ना, जितना ये आगे उतना ही ये पीछे, जितना ये आगे उतना ही पीछे। सर इसी जहां जिस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम आ जाए सॉलिड लिक्विड, उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं सर, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट या फिर नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, जब आ जाए तो। देख रहा है, अब लिखना है लिख ले भाई, मुझे कुछ थोड़ी ना जा रहा है, लिखेगा तो लिख ले कि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम अचीव व्हेन रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू रेट ऑफ, भाई किसको मजे ले रहा है यार, दोनों का मीनिंग तो वही है ना। हाँ, आज आज बस इतना ही दिमाग में डालना चाहता हूं, इक्विलिब्रियम क्या होता है, जितना आप फॉरवर्ड उतना ही बैकवर्ड। सर जितना आप आगे बढ़ते जाइए हम उतना पीछे से भूलते जाएंगे, उसी को क्या बोलते हैं सर, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। भाई साहब ये देखिएगा, ये कैसे हो पाएगा आप लोगों से, ये कैसे सोच पाएंगे आप लोग, क्या इसका इक्विलिब्रियम डिफाइन कर सकते हैं कि सर एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन या वेपराइजेशन, इवेपोरेशन के बदले यहां पर वेपराइजेशन लिखते हैं, रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्या आप लोग डिफाइन कर पाएंगे? हो नहीं पाएगा शायद, लग रहा है। टेम्परेचर एट विच लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इज नोन एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ये देख रहे हो, कर लोगे? अरे भाई ये सब हो जाएगा ना भाई, ये सब मत सोचना। इवेपोरेशन गलत वर्ड है, रेट ऑफ वेपराइजेशन होता है लिक्विड से वेपर, वेपर से कंडेंसेशन करके। ये तो ये सब चीजें ना, आप तुमको लगता हो कि हाँ भाई मैं लिख के या कुछ इससे बहुत तुक्का बात, भाई इसका मतलब यही की चीज दिमाग में डाली जा रही है कि इक्विलिब्रियम जब भी आए, इक्विलिब्रियम जब भी आए इसको देखो। अब देख लो सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, ओह माय गॉड, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम देख लीजिए, ये देख लो, बस दिखा रहा हूं भाई। एग्जाम हॉल में ऑब्वियस है तुमसे कोई इक्विलिब्रियम करवाएगा नहीं, हाँ क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ये जरूर पूछा जाएगा, ये जरूर पूछा जाएगा, ये जरूर पूछ लिया जाएगा। हो जाएगा, श्योर हो?
डन हो। अरे भाई ये सब कुछ पूछने की जरूरत भी है क्या? सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, हाँ मजेदार चीज क्या है इसमें? कुछ मजा नहीं है, मजेदार चीज के बाद वाले में आएगी। जैसे दो चीजें बताना चाहता हूं, आइए। सर ये दोनों में तो पता ही है, बचपन से सीखते आ रहे हैं, आप थर्मोडायनेमिक्स से जान रहे हैं, फ्यूजन इज इक्वल्स टू कंडेंसेशन, कंडेंसेशन इज इक्वल्स टू दिस। इसमें मजा नहीं है। अब आइए कुछ रोमांचक करते। रोमांचक क्या है? ध्यान सुनिएगा, रोमांचक क्या है, ठीक है। रोमांचक क्या है अब सुनिएगा, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। इसके बाद जो आता है यहां पर दो इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। इतना हार्ड चीज कभी ही आप लोग पढ़ पाएंगे, अभी उसका इंग्लिश भी दिखा दूंगा, लेकिन पहले आप लोग मेरे साथ सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। सॉलिड इन लिक्विड, और ध्यान सुनना, सॉलिड इन लिक्विड, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये सॉलिड इन लिक्विड, डिसोल्यूशन ऑफ, ऐसे लिख देता हूं, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसके अंदर भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। कैसे? ध्यान सुनना। जैसे बेस्ट एग्जांपल आपको आपके घर पे कभी, अभी तो मतलब कभी चीनी पानी का शरबत वरबत कहीं बनाया हो, जिंदगी जी रहे थे 11 से पहले तो जिंदगी जी रहे थे, अब कट रही होगी वो पता है मुझे, लेकिन हाँ 9th-10th में कभी शरबत बनाया हो, कभी टैंक बनाया हो, कभी रसना वसना कुछ ट्राई किया हो, उसमें क्या करते थे? उसमें क्या करते हैं? जैसे चीनी लेते हैं, शुगर लेते हैं, शुगर वो क्या करते हैं, एक गिलास पानी लेते हैं, एक गिलास पानी लिया, नॉर्मल गिलास लिया, उसमें क्या करते हैं, शुगर ऐड करते हैं। सॉलिड होता है, सॉलिड सॉल्यूट होता है, लिक्विड सॉल्वेंट होता है। देखना ध्यान से, सर इक्विलिब्रियम कैसे दिखेगा, देखना। सॉलिड सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, और सर जो सॉल्यूशन बनेगा, वो भी सॉल्यूशन जो बनेगा वो कंटेनर में से भागेगा तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि सॉल्यूशन बना रसना भाग गया सर, ऐसा तो होगा नहीं, पेट में ही जाएगा, अंदर भागेगा थोड़ा ही। सॉलिड को डाल दिया, सॉलिड लिक्विड चीनी पानी का सॉल्यूशन बना रहे, वहां पर देखोगे इक्विलिब्रियम आ रहा होता है। क्या होता है इक्विलिब्रियम? क्या होता है इक्विलिब्रियम? ध्यान सुनना। हाँ क्या होता है इक्विलिब्रियम? मैं धीरे धीरे, जैसे मान लो एक गिलास मैंने पानी लिया, उसमें एक चम्मच शुगर डाल देता हूं, कि हाँ एक चम्मच डाल दिया, एक स्पून डाल दिया, डिसॉल्व करोगे आराम से डिसॉल्व हो जाता है, देखोगे आराम से सॉल्युबल हो जाएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं एक काम करता हूं, दो स्पून डाल देता हूं, एक और स्पून डाल देता हूं। जैसे ही एक और स्पून डालूंगा ना, अब डिसोल्यूशन करूंगा, ऐसे ऐसे स्टीयर करूंगा, डिसॉल्व तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 स्पून के बाद, अगर नॉर्मल गिलास है 250 ml वाला नॉर्मल गिलास, अब ऐसा नहीं कि हाँ भाई, हाँ वो होता ना पटियाला वाला इतना बड़ा ग्लास लेके आ गए कि सर इसके अंदर 2 स्पून से ज्यादा हो रहा है, एक नॉर्मल ग्लास की बात कर रहा हूं, 2 स्पून शुगर ऐड करोगे आराम से ऐड हो जाएगा, ठीक है, आराम से ऐड हो जाएगा। बट 3rd स्पून जब ऐड करने जाओगे ना, तीसरा चम्मच जब डालोगे उसके अंदर, तो तीसरे चम्मच में डालने जाओगे तो वहां पर चाहे जितना घुमा लो उसको, जितना स्टीयर कर लो शुगर को, चाहे जितनी एनर्जी लगानी है लगा लो, तुम देखोगे कितना भी कुछ कर लो, जितना चाहे सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व करने की कोशिश करो, पता चला सॉलिड लिक्विड में जितना डिसॉल्व होगा उतना ही लिक्विड से सॉलिड क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इस केस में क्या होगा सर, एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या बोल देते हैं, इसमें भी इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्या होता है सर, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ, ध्यान सुनना, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जितना ये डिसॉल्व होगा, जितना ये डिसॉल्व होगा सॉलिड इन लिक्विड, जितना ये डिसॉल्व होगा उतना ही उस टाइम पे रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन। यही होगा ना इक्विलिब्रियम का मतलब, यही होता है। आप जितना चाहे स्टीयर कर लो, जितना घुमाना चाहो, हाथ में पकड़ के ऐसे रोटेट कर लो, पूरा हाथ दर्द हो जाएगा भाई, कभी भी वो डिसॉल्व नहीं हो सकता 3rd स्पून। क्यों? क्योंकि सर वो किस में चला जाएगा, इक्विलिब्रियम पे, वो भी क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। बोलेगा सर बस हो गया सर, रहने दीजिए, इतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं होंगे, इतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं होंगे। शुरुआत में क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड, बाद में क्या हो जाता है, सैचुरेटेड। इक्विलिब्रियम का मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि सर अब ये हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो चुका है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जहां ये वर्ड यूज किया जाए याद रखिएगा, इसका मतलब होता है सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। यहां पर नो मोर सॉल्यूट, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड टू गिवन सॉल्वेंट एट, गिवन सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, उसी को क्या बोलेंगे सर, ये क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
अब इसी बात पे सॉल्यूशन जब पढ़ ही रहे हैं तो सॉल्यूशन के 3 टाइप होते हैं। सॉल्यूशन 3 टाइप का होता है सर, सॉल्यूशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। अगले साल चैप्टर भी आएगा। एक को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जैसे शुरुआत में तुम 1 चम्मच ऐड कर रहे थे तो उसमें तुम क्या कर सकते हो, 2nd स्पून ऐड कर सकते हो। अनसैचुरेटेड सॉल्यूट की सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, मोर सॉल्यूट। मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इन अ गिवन सॉल्वेंट। एक गिवन सॉल्वेंट में एक से ज्यादा सॉल्यूट और ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हो एट अ गिवन टेम्परेचर, उसी को क्या बोलते हैं सर, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ध्यान सुनना, सैचुरेटेड मतलब इक्विलिब्रियम पर, सर इससे ज्यादा अब नहीं डिसॉल्व कर पाएगा। सैचुरेटेड में इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। अनसैचुरेटेड मतलब डिसॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देखो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई साहब अगर एक और सॉल्यूशन होता है जिसका नाम होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो शुगर तुम डिसॉल्व नहीं कर पा रहे 3 स्पून ना, कभी मिठाई की दुकान पे जाना, कभी मिठाई की दुकान पे जाना, वहां पे देखोगे ना तो एक वो शुगर सिरप बनाता है, शुगर सिरप, तो जिसमें जलेबी, हाँ रसगुल्ला, ये सब जो वो करते मिठाई को डिप करते, उसको देखा गया, उसमें देखोगे ना 1 लीटर पानी में इतना ज्यादा वो शुगर डाल देता है। कैसे, उसको बोलते नॉर्मल। हम लोग क्या बना रहे हैं, शुरुआत में 1 चम्मच डाला तो अनसैचुरेटेड, सर ज्यादा डाल दिया तो उसका सैचुरेटेड आ गया। सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है सर, मिठाई की दुकान पे जाओगे तो वहां पर क्या होता है सर, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। आप 1 लीटर पानी में पता चला बहुत सारा शुगर ऐड कर सकते हो। मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड in a given solvent, in a given solvent, in a given solvent at high pressure, high temperature, at high temperature। मिठाई के दुकान पे जाओगे तो वहां पर हाई टेम्परेचर पे धीरे धीरे करके हीट कर करके टेम्परेचर बढ़ा के उसकी क्या कर देगा सर, पता चला उनके पार्टिकल्स के बीच का डिफरेंस बढ़ाता जाएगा, शुगर घुसता जाएगा। सुपर सैचुरेटेड चाशनी बोल देंगे, हाँ और क्या, सुपर सैचुरेटेड चाशनी बोल देते हैं ना मिठाई की दुकान पे, उसको यही बोलते हैं, शुगर सिरप या चाशनी बोल देंगे कि हाँ भैया। तो ये क्या है, हाई टेम्परेचर पे। लेकिन ये कब पॉसिबल है, हाई टेम्परेचर पे। नॉर्मल टेम्परेचर पे सुपर सैचुरेटेड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, सुपर सैचुरेटेड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, सुपर सैचुरेटेड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो सॉरी, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग सॉल्यूशन इन सॉलिड लिक्विड पता चल जाएगा, सॉलिड लिक्विड पता चल जाएगा। अब ध्यान सुनना इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। हाँ, यहां पर अगर कोई बोल दे, ध्यान सुनना, अगर अब एक बात बताओ, जैसे तुम सबने घर पे चाय वे कहीं बनाई हो, चाय में ना शुगर ऐड करने के 2 तरीके हैं, चाय में शुगर ऐड करने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से, ध्यान सुनना, चाय में शुगर ऐड करने के, देखा होगा ना मूवीज इन सब में कि चाय बन जाती है, फिर पूछते हैं कितना चम्मच, तो बोलते हैं कि चम्मच 1 ही, उससे 2 बार चीनी देना है, ऐसा ही कुछ होता है ना डायलॉग वायलॉग। चम्मच एक होता है कि चीनी को हम बाद में ऐड करें, शुगर को चाय में बना के उसके बाद ऐड करें, उसमें आप जितना चाहे जैसे चाहे उतना स्टीयर कर लो, उतनी मिठास नहीं आती जितना आप गरम खोलते हुए चूने, मतलब होता है ना जब चाय बन रही है उस टाइम शुगर ऐड करोगे, ज्यादा अपने पास सबको सेम स्वीटनेस आएगी। तो याद रखिएगा, आप जिस प्रोसेस में, अगर आपका सॉल्यूशन अगर आपका एंडोथर्मिक है, मतलब इफ एंडोथर्मिक, अगर आप जैसे चाय बनाने का एग्जांपल ले रहे, जो घर में देखा होगा जितनी भी चीजें एंडोथर्मिक हैं, अगर एंडोथर्मिक घर में जो खाना बनता है एंडोथर्मिक, तो सर यहां पर जो सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी जो होती है सर, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड is directly proportional to temperature, solubility in solid in liquid। आराम से, अगर एंडोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक में अपोजिट हो जाएगा। घर पे देखा होगा ना मम्मी लोगों को कुछ भी, मतलब नॉर्मली जैसे सुना होगा ना कि सब्जी में तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होते, लेकिन घर में देखा होगा मम्मी लोगों का मिक्सन, हाँ आराम से मिक्स कर लेते। कैसे, बिकॉज वो टेम्परेचर ज्यादा होता है, थोड़ा सा तेल ऐसे, मतलब अल्टीमेटली बहुत ज्यादा तेल ना डाला हो तो बहुत पता भी नहीं चलता कि हम तेल और पानी मिक्स करके खा रहे, क्योंकि सब्जी में दोनों चीजें डलती हैं, पता भी नहीं चलता। अल्टीमेटली तेल कुछ ज्यादा ही अमाउंट हो जाए, पक्का हो जाएगा, श्योर हो। तो ये देख लो, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, फिजिकल इक्विलिब्रियम में कोई रिएक्शन नहीं, इसमें जा रहा है, इक्विलिब्रियम आ गया, ये इधर से इधर जा रहा है, वो इधर से इधर आ रहा है, इक्विलिब्रियम पर ये कंडीशन आ गई, इसी को बोलते हैं, हो जाएगा, श्योर हो, डन। अच्छा सर, एक लास्ट फिजिकल इक्विलिब्रियम का एक लास्ट एग्जांपल क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग, ध्यान सुनिएगा,
इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड गैसेस इन लिक्विड ध्यान सुनना डिसोल्यूशन इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड सोच रहे हो गैस दुनिया का रैंडम इंसान जैसे हमारा स्पैमर है या हमारा वो वाला भाई जो एकदम किस दिन क्लास आता है किस दिन नहीं आता उसकी अपनी मर्जी जैसे होता है ना कि सर एकदम मतलब मर्जी से चल रहा है कि सर इक्विलिब्रियम क्या है अरे सर गैस को सोच रहे हो गैस को किस में डिसॉल्व कर रहे हो गैस को किस में डिसॉल्व कर रहे हो गैस तुम्हारे लिए क्या होगा सॉल्यूट होगा गैस क्या है सॉल्यूट और लिक्विड क्या है सॉल्वेंट है गैस क्या है सॉल्यूट लिक्विड क्या है सॉल्वेंट पहली बात गैस जल्दी सॉल्यूबल होगा क्या सर ये दोनों मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं सोच रहे हो तुम बोलोगे सर कहां सर चलो एक बात बताओ तुम्हें क्या लगता है चलो इस प्रोसेस के बारे में बताओ ये जो प्रोसेस होगा सर ये प्रोसेस क्या होगा हमेशा प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक भाई साहब ये इसमें हमेशा लड़ाई ही होगी एनर्जी निकलेगी क्यों क्योंकि सर एक गैस आदमी को एक गैस वाली जिसकी इंट्रोपी बहुत ज्यादा है जिसकी इंट्रोपी बहुत ज्यादा है उसको तुम बोल रहे हो कि लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए कभी करेगा भाई नहीं करने वाला गैस कभी लिक्विड में जाएगा बोलेगा भाई क्या बात कर रहा है गैस कभी लिक्विड में नहीं जाता गैस कभी लिक्विड में नहीं जाता लेकिन सर इसका एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा पता है कैसे कैसे दिख जाएगा याद करो जितना तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो जितना तुम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो सारे के सारे किसके एग्जांपल है गैस ही तो डिसॉल्व है किसके अंदर लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व है किसके अंदर लिक्विड के अंदर जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हो आप अरे एक बात बता रूह अफ़ज़ा भी बनता है घर पे और पेप्सी कोल्ड ड्रिंक भी बनती है दोनों को पीने का क्या मजा है रूह अफ़ज़ा पीते हैं तो क्या होता है और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो क्या होता है दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों ही मीठे लगते हैं दोनों ही मीठे हैं लेकिन सर रूह अफ़ज़ा पियेंगे ना तो उतना मजा नहीं आता टैंक पियेंगे ना तो उतना मजा नहीं आता कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ना अंदर से एक आवाज आती है एक बहुत मजा आता है कार्बोनेटेड मतलब अंदर से एक ना आवाज निकलती है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को देखो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को देखोगे अगर मैं बोलूं ध्यान सुनना अगर मैं ऐसे बोल दूं कि सर जितना एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा होगा इनके केस में क्या होगा सर जितना इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम इसका कोई पूछे तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा कि सर रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड हम कोल्ड ड्रिंक इसलिए नहीं पीते कि हमें मीठा लग रहा हो मीठी बहुत सारी चीजें हैं हम कोल्ड ड्रिंक इसलिए पीते हैं क्योंकि इसके अंदर से पीने के बाद एक अजीब सी आवाज आती है अंदर से पी जाता है हाँ इसीलिए पीते हैं अदरवाइज मीठा तो बहुत सारे सिरप है भाई कुछ भी पी लो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ क्या बोल देंगे एस्केप ऑफ गैस फ्रॉम सॉल्यूशन जितना सॉल्यूशन में ये ऐड होगा उतना ही वो बाहर निकल जाए दोनों फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू बैकवर्ड हो जाए इसी को बोलेंगे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है चलो इसी बात पे अब पढ़ लो ठीक है ना कि जो सॉल्युबिलिटी होती है याद करोगे सॉल्युबिलिटी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सर गैस लिक्विड में याद है जब भी कोल्ड ड्रिंक पीते हो या सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो हमेशा लो टेम्परेचर पीते हो देखो होगा ना कोई चोर भी होगा ना दुकान के बाहर रखा होता है कोई उठा के नहीं ले जाता धूप में रखा हुआ कोल्ड ड्रिंक कोई उठा के नहीं ले जाता चोर भी जल्दी नहीं लगाता हाथ कि पीने का कोई मजा नहीं है तुम्हें कोई गरम गरम ला के ऐसे दुकान से बाहर रखी हुई दुकान से कोल्ड ड्रिंक दे तुम नहीं पी पाओगे मैं बोलूं अरे तू मेरा दोस्त है पी ले भाई नहीं नहीं एकदम नहीं क्यों क्योंकि सर इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ना गैस इन लिक्विड देखो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है अभी जस्ट तुमने पढ़ा एंडोथर्मिक में क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जितना टेम्परेचर कम होता है ना सर उतना फिज आता है उतना मजा आता है यही होता है ना जितना चिल्ड कोल्ड ड्रिंक होगा जितना चिल्ड थम्सअप होगा जितना चिल्ड कोका कोला होगा सर उसको ना ग्लास में डाल के देखना नॉर्मल कोका कोला ग्लास में डाल के देखना और चिल्ड वाले को डाल के देखना एकदम बबल्स निकल रहे होते एकदम देखो ना ग्लास में से बबल्स निकल रहे होते नॉर्मल और चिल्ड के अंदर डिफरेंस देख लेना यही होता है क्योंकि सर जितना ज्यादा टेम्परेचर कम होगा गैस इन लिक्विड उतना ज्यादा सॉल्युबल हो जाता है उतना ज्यादा वो गैस क्या होता है लिक्विड में सॉल्युबल हो जाता है उतना ज्यादा गैस लिक्विड में सॉल्युबल हो जाएगा ठंडा करके ही पीते हैं क्यों इसकी लॉजिक को पता चल रहा है क्योंकि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी मजा आएगा और क्या डायरेक्टली पिएंगे तो मजा नहीं आएगा हाँ अब ऐसा नहीं कि अब आधा अधूरा ज्ञान लेके घर वालों के पास पहुंच गए कि पापा मम्मी पता है आपको कोल्ड ड्रिंक लो टेम्परेचर पे क्यों पीते ठीक है हाँ आधा अधूरा नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा सर एक बात बताओ जितना भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देखना अब ये आपको ये वाला टॉपिक
गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखा होगा जितने भी कंटेनर जिसके अंदर वो मिलते हैं सबको हाईली प्रेशराइज्ड बॉटल में रखा जाता है, हाईली प्रेशराइज्ड बॉटल में रखा जाता है। सर इसी को हम लोग 12th क्लास में जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो इसी को बोलेंगे हेनरीज लॉ। सर हेनरीज लॉ कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर हाई होगा, जितना ज्यादा प्रेशर हाई होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा सर, उतना ज्यादा उसके अंदर क्या हो जाएगा, सॉल्बिलिटी ऑफ लिक्विड इन गैस। हाँ हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं ना भाई साहब, हम लोग कोल्ड ड्रिंक इसीलिए पीते हैं ताकि हमें क्या मिले, फिज मिले, गैस मिले। अदर एक बात बता सिंपल सा, कभी कभी जो लोग जिनके घर के आसपास पानी के सोर्सेज हो, या कभी कभी ऐसे ही देखा भी हो नॉर्मल लाइफ में ऑब्जर्व किया, तालाब में चले जाओ, तालाब में अंदर नहीं जाना, बाहर बैठ के भी देख सकते हो। गर्मी के टाइम पे देखोगे ना मछलियां थोड़ी बाहर रहती है, सुना होगा ना कि मछलियां जो होती है अंटार्कटिका में, इन सब में बर्फ जम गई तो आराम से खुशी से उसी में बैठ रही है, ऊपर पूरी बर्फ जमी है, मूवीज में देखा होगा नीचे मछलियां घूम रही हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि भाई मछली को ना बाहर इसलिए नहीं आना कि हमें देखना है कि अरे बड़ा अच्छा इंसान है, हाँ हमें देखने के लिए बाहर नहीं आती मछलियां, उनको एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर जितना टेम्परेचर कम होगा पानी के अंदर, जितना टेम्परेचर कम होगा ऑक्सीजन गैस पानी के अंदर उतना डिजोल्व हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस पानी के अंदर उतना डिजोल्व हो जाता है, तो उतना ज्यादा ऑक्सीजन गैस डिजोल्व हो जाएगा। टेम्परेचर कम कर दो, पूरा का पूरा बर्फ जम जाएगी, सर मछली खुश हो जाएगी, बोलेगी अच्छा इंसानों से बाहर निकल गए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोगों को देखने आ रही है, हम लोगों को देखने आ रहा है कि अच्छा इंसान जिंदा है अभी, हाँ तालाब, हम मतलब बचपन में मुझे यही लगता था कि ये मछली मेरी दोस्त है, वो देखने आ रही है मुझे, बाद में पता चला भाई वो गर्मी से आ रही है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा सही से। ठीक है, हाँ ऑक्सीजन गैस ज्यादा डिसॉल्व होगा ना पानी के अंदर, ऑक्सीजन गैस उसको तो, अब मछली का तो पता ही होगा ना, गिल्स होती है, ये सब चीजें तो बेसिक चीजें पता होंगी। तो ये अपने पास इक्विलिब्रियम है जो अलग अलग, फिजिकल इक्विलिब्रियम 4-5 लोगों का है, फिजिकल इक्विलिब्रियम 4-5 लोगों का है, बस यही जानना था, इसी को जानना था बस, बाकी कहानी खत्म, बाकी कहानी फिनिश। चले अब देखो फिर से वहीं पर, अब देखो फिर से, अब फिर से आयनिक सर और क्या, माउंटेन्स पे भी ऑब्वियस है, सीधा सीधा एक बात बता, तुम्हारे अंदर भी यही होता है, कोई बोल रहा है सर हम लोग की लाइफ में, तुम सुना होगा ना कि पहाड़ों पे जाते हैं तो चक्कर आ जाता है, लोग सुना होगा पहाड़ पे गए ना हाई एल्टीट्यूड पे चक्कर आ जाता है, ऐसे नौजिया आ जाता है, क्यों? लोग क्या बोल देते हैं अपने यहाँ, क्या लोग बोलते हैं, अरे पहाड़ पे गया ना तो वो गोल गोल रास्ता था ना, ऐसे ऐसे गोल गोल, तो ऐसे दिमाग चक्कर खा गया। रियल लाइफ में वो नहीं होता, ऐसा नहीं होता दिमाग गोल गोल घूमता चक्कर आ गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो एक्चुअली होता क्या है, पहाड़ों पे जाओगे तो ऑब्वियस आपका प्रेशर क्या हो जाएगा कम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा कम। अब पहाड़ पे चले गए, ले लद्दाख जम्मू कश्मीर कहीं ऊपर चले गए एकदम, तो कश्मीर जो वहां प्रेशर क्या हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गैस ब्लड के अंदर कम हो जाएगा, आपके ब्लड में ऑक्सीजन गैस कम हो गया, आपका दिमाग सोच नहीं पाएगा, अब दिमाग को सप्लाई नहीं मिल पाएगा, बेहोश हो गिर जाओगे। ऐसा नहीं होता कि हाँ सर एकदम मतलब पहाड़ पे घूम रहे थे तो चक्कर आ गया, ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में ये होता है, रियल लाइफ में ये होता है कि पहाड़ों पे जाते हैं तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, ऑब्वियस है किसी के कान में दर्द होगा, किसी के सर में दर्द होगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि अरे कि सर, हाँ मतलब ऐसे ही पहले मुझे भी यही लगता था कि अरे पहाड़ पे जा रहे मतलब वो ना गोल गोल ऐसे घूम रहा है इसलिए चक्कर आ रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और क्या, कहीं भी जाओगे जहां भी हाई एल्टीट्यूड है वहां पर जाओगे ये दिक्कत आएगी, जैसे बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन गैस कम, दिमाग काम करेगा वहां पर, जैसे लोग बोलते हैं ना पहाड़ के लोग बड़े सीधे साधे हो, अरे भाई सीधे साधे उनकी मजबूरी नहीं है भाई, ऑब्वियस है बॉडी ऐसी बनी है, अब टेंशन क्यों लेगा। पहाड़ के लोग देखो एकदम पहाड़ों में खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं आराम से, यहाँ देखो लोग लगड़े पड़े, अरे भैया ये वो 50 चीजें, पहाड़ में अरे पूरी पहाड़ अपनी है, ठीक है मस्त जी रहे हैं, क्योंकि भाई इतना दिमाग ही क्यों लगाना, अपना आराम से रिलैक्स जी रहे, ऑक्सीजन आराम, सिंपल सा। इसीलिए हम लोग सब लोग देखते हैं हाँ भाई डायरेक्ट, इसी को बोलते हैं हेनरीज लॉ। चलो शुरू करें, अब फिर से वही बात देखना, हाँ चलो ये देखना, अब भाई साहब ये देखना कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, ये सब तुम लोग निकाल सकते हो क्या, ये सब बातें पता चल जाएंगी, ये देख लेना एक बार, ये कंडीशन अभी छोड़ के, ये वाली चीजें छोड़ के, ये वाली चीजें छोड़ के, अभी ये वाली चीज, अभी 2 पॉइंट छोड़ के, ऊपर के 3 पॉइंट्स पता चल रहे हैं, ऊपर के 3 पॉइंट्स पता चल रहे हैं कि ऊपर का 3 पॉइंट क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम कैन ओनली एग्जिस्ट इन केस ऑफ दिस, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट। अगर सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा तो उस टाइम जो भी रेशियो लोगे, जो भी रेशियो लोगे, अब ध्यान सुनना ये वाला पॉइंट देखना, अब ये वाला पॉइंट देखना, ध्यान सुनना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स अपने पास, अब देखो इस पॉइंट को, एट इक्विलिब्रियम,
अगर आपका सब कुछ कांस्टेंट है एट इक्विलिब्रियम, आपका सब कुछ कांस्टेंट है, अगर आपका सब कुछ कांस्टेंट है तो देयर इज अ क्वांटिटी जिसका नाम होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि हमें मंडे से मिल जाएगा, जिसका नाम होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो रिलेट कर सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि भैया ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब देखना सर, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर इसका 60 हो गया, इसका 40 हो गया, अब ये दोनों कांस्टेंट हो गए, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से डिफाइन कर सकता हूं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, एक एक्सप्रेशन होता है जिसको हम बोल सकते हैं कि भैया ये अप्लाई किया जाता है पक्का। डायनेमिक का मतलब बेटा, डायनेमिक का मतलब होता है, डायनेमिक का मीनिंग होता है कि भैया जितना आगे, सॉरी, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा आ जाएगा अभी अगली क्लास में, उसी का इंतजार है, उसी का इंतजार है, उसी का इंतजार है, ठीक है। अरे नहीं लिखना, हर एक चीज लिख नहीं सकते यार, हर एक चीज एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये। देखो ये एट इक्विलिब्रियम बताओ, तो ये सब बताओ, ये देख रहे हो, बस पढ़ लो, अरे पढ़ लो यार, हो गया, ये सब पढ़ लो एक बार कि हाँ यार ये सब चीजें मुझे समझ में आ रही है कि नहीं, इतनी हाई फाई इंग्लिश समझ में आ रही है कि नहीं, पढ़ लो। ये सब लिखना नहीं है, ये सब बैठ के लिखना, वही चीज उस टाइम जब से शुरू हुए तब से मैं मतलब बोल बोल के थक गया। कोई भी रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता, एनी चेंज, अगर कुछ भी चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे देखते हो कैसे होता है, तुम क्या होता है, सुबह सुबह भी नींद अच्छी आती है, अभी सुबह सुबह देखो ना, जैसे जैसे मौसम अपना अच्छा होता जाएगा इंडिया का, वैसे वैसे देखोगे इंडिया में सुबह उठने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। सुबह कैसे उठते हैं लोग, अलार्म में उठ जाते हैं, मान लो 5 बजे का है, 6 बजे का अलार्म लगाते हैं, 6 बजे का अलार्म लगा के हाँ थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट वाले छोटा छोटा सोने वाले लोगों के नंबर्स बढ़ जाते हैं ना, यही होता है, यही होता है ना। कैसे, क्योंकि ऑब्वियस है उनका इक्विलिब्रियम आ चुका होता है, वो अपने सपने में जी रहे होते हैं, उसमें कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, अलार्म भी डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, वो फिर से अलार्म को बंद करके फिर से इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं। बोलते भैया एनी चेंज, एनी चेंज, क्या करेंगे सर, उनको डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, फिर से नया इक्विलिब्रियम बना लेते हैं, फिर से नया इक्विलिब्रियम बना लेते हैं, और क्या। अरे मुझसे कोई बोलता है, मैं बोलता हूं यार नॉर्मल जिंदगी में जब तक विंटर्स के टाइम में स्मॉल स्लीप वाले लोग बढ़ जाते हैं, छोटा सा बस 5 मिनट के लिए सोते हैं पढ़ते पढ़ते। एक तो अरे कुछ तो मैं हम लोग मतलब ना, एक दोस्त था मुझे याद है, तो बोला कि भाई आज रात को ना मतलब घर पे आके पढ़ते हैं यार, मेरे घर पे कोई नहीं है तो तू भी आ जा, आराम से बैठ के पढ़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई चल बढ़िया है। तो मुझे याद है मैं इधर बैठ के अपना इधर बेड लगा, मैं आराम से सोया मतलब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। वो बंदा तो मुझे ना याद है, मैंने कहा चल यार पानी पी के आता हूँ, मैं उठ के गया, तो ऐसे कंबल उम्बल डाल के, ऐसे होता ना कंबल उम्बल डाल के ऐसे पूरा, और किताब। तो मैंने कहा भाई कैसा चल रहा है, तो भाई बोल रहा है कि इधर आना, इधर आ। मैंने कहा क्या हुआ, बोला इधर आ तो सही। मैंने कहा क्या हो गया, भाई पेज पलट दे बस। सोचो 1 घंटे से लगा पड़ा है, मैं सोच रहा हूँ भाई अपना पढ़ रहा होगा, मैं अपना इधर मुंह करके पढ़ रहा हूँ, वो अपना इधर पढ़ रहा है, तो मुझे लगा अपना पढ़ रहा होगा, भाई साहब पूरा कंबल अम्बल डाल के ऐसे सोच रहा है, वो मुझे बुला रहा है कि भाई इधर आना। मैंने कहा क्या होगा, भाई पेज पलट दे यार। मैं भाई साहब इतनी शानदार पढ़ाई, उस दिन के बाद उसने दोबारा कहीं बुला, मैंने कहा ना भाई तेरे यहाँ नहीं जाना यार मुझे, भाई तेरे साथ पढ़ाई नहीं हो सकती, तू पता जब पेज पलटवाने के लिए मुझे बुला रहा है कि भाई पेज पलट दे यार, इतनी मेहनत कौन करेगा, पेज पलट दे यार, बहुत देर से पढ़ रहा हूँ, यही चीज पढ़ रहा हूँ, लगातार रिवाइज कर रहा हूँ ठीक है। मैंने बोला तुझे समझ, बोला ना ना भाई, मैंने बोला तुझे शर्म नहीं आई, बोला ना भाई पूरा कॉन्सेप्ट पक्का कर रहा था मैं तो वेट कर रहा था तू पानी वानी उठेगा तो मैं तुझे बोलूंगा पेज पर, तब तक मैं कॉन्सेप्ट एकदम रिवाइज कर गया, पूरा घोड़ पूरा पी गया मैं ऐसे भी लोग मिलते हैं, ऐसे भी लोग मिलते हैं, ठीक है। हाँ घर में भी होते हैं, ऐसा नहीं है, घर में भी होते हैं ऐसे लोग, बहुत सारे लोग होते हैं भाई, घर वाले भी ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं। अच्छा चलो अब देखो, ठीक है, अब आते हैं, बहुत बड़ी बातें हो गई, बहुत सारी बातें हो गई, आ जाओ आ जाओ, अब थोड़ा न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। न्यूमेरिकल में क्या आता है, सबसे पहली चीज क्या आती है सर, एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है भाई साहब, एक्टिव मास किसको बोलते हैं, एक्टिव मास मींस क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किसमें एक्सप्रेस होता है, मोल्स पर लीटर में, या फिर सर प्रेशर, किसके केस में, एटमॉस्फेयर के केस में। सर एक्टिव मास किसको बोलते हैं, अब बेटा भाई को फिर से न्यूमेरिकल की तरफ आ रहे, देखना अपने पास, अब न्यूमेरिकल की तरफ आ रहे, अब धीरे धीरे थोड़ा सा वार्म अप हो रहा है, चैप्टर अभी आएगा, लास्ट में आते आते इतने न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे ना कि तुम इसको याद करोगे। एक्टिव मास, एक्टिव मास किसको बोलते हैं, तो सर एक्टिव मास बोला जाता है एक्टिव मास जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। एक्टिव मास किसको बोलते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। सर ये देखना, ध्यान सुनना,
सर फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड के लिए हम लोग क्या लिख देते, लिक्विड्स के लिए एक्टिव मास किसके बराबर हो जाता है सर, उसकी मोलैरिटी के बराबर। एक्टिव मास किसके बराबर होगा, उसकी मोलैरिटी के बराबर। अब मोलैरिटी क्या होती है या कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ये बात यार अब मुझे नहीं पता, शायद जिन लोगों को याद ना हो भाई साहब, क्या बोलो, लिख देता हूं फॉर्मूला, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी, आई थिंक सबको निकालने आता होगा, वॉल्यूम इन ml, ये मोलरिटी होती है शायद। तो एक्टिव मास लिक्विड के लिए क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाता है। एक्टिव मास जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो लिक्विड का ऑब्वियस जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वही। गैस के लिए बात करोगे तो फॉर गैसेस हम लोग क्या बात करते हैं, फॉर गैसेस, अगर हम फॉर गैसेस के बारे में बात करें तो गैस के लिए एक्टिव मास कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एक्टिव मास जो होगा वो होगा प्रेशर में। अब प्रेशर किस में हो सकता है, ध्यान सुनना, प्रेशर किस में हो सकता है, तो प्रेशर सर एटीएम में भी हो सकता है। 1 atm इज नथिंग 760 mmHg, 1 atm इज 760 mmHg, 1 atm इज 760 टॉर, ठीक है। यहां पर 76 सेंटीमीटर एच, क्या नाम था, मरकरी 0.987 बार, ठीक है, या फिर 1 atm ये आ जाएगा। अब 1 atm, अब कोई एटीएम में बोले प्रेशर के टर्म्स में या फिर बार के टर्म्स में बोलेगा तो 1 बार इज नथिंग 10 की पावर 5 न्यूटन पर पास्कल। हाँ ये उल्टा लिख दिया ना सर, 1 atm इज 1.013 बार या फिर 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये देख लो सर, ये 10 की पावर 5 आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल बोल देते हैं। ध्यान सुनना, 1 बार इज नथिंग 0.987 atm हो जाता है, यही होता है शायद, पक्का। तो ये एक्टिव मास मतलब क्या हो जाएगा, एक्टिव मास इज नथिंग, एक्टिव मास इज नथिंग, क्या बोल देंगे कि सर एक्टिव मास, देख लो गैस के लिए प्रेशर, सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए क्या हो जाएगा सर, किसी का, ध्यान सुनना, कॉन्सेंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान सुनना, कॉन्सेंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस पूरे चैप्टर में कॉन्सेंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से। मतलब अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसको क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पढ़ा जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पढ़ा जाएगा। और प्रेशर तो सिंपल सा लिखा होगा, प्रेशर ऑफ ए तो ऐसे ही पढ़ दोगे। स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग याद रखना, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है सर, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग क्या हो जाएगा, ये देख लो सर, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये देख लेना, स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन को हो जाएगा। अच्छा एक बात बताऊं, एक्टिव मास क्या है सर, कितना एक्टिवली दिखा रहे सर, सॉल्यूशन के केस में मोलरिटी, गैस के केस में, सॉलिड के केस में कितना होगा, चलो बताओ, सॉलिड के केस में कितना होगा, सॉलिड कितना पार्टिसिपेट करेगा। देखो अगर किसी कंटेनर में सॉलिड रखा है तो भाई सॉलिड तो मूवमेंट कर नहीं सकता, लिक्विड में मूवमेंट हो सकती है, गैस में मूवमेंट हो सकती है, सॉलिड तो बेचारा जैसे है वैसे ही खड़ा रहेगा, ऐसे खड़ा रहेगा, ऐसे ही खड़ा रहेगा, बोलेगा बस। सॉलिड का एक्टिव मास कितना लोगे, चलो बताओ, सॉलिड का एक्टिव मास कितना लोगे, कितना लोगे सॉलिड का एक्टिव मास। सॉलिड का एक्टिव मास जो देखोगे ना, सॉलिड का एक्टिव मास तो भैया एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज कांस्टेंट क्वांटिटी। कितना लिया जाता है, ध्यान सुनना, अगर सॉलिड है या फिर प्योर लिक्विड है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया जाएगा, भैया इसको 1 ले लो। या फिर अगर प्रेशर ऑफ सॉलिड ले रहे हो तो प्रेशर ऑफ सॉलिड या प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का प्रेशर कितना हो जाएगा सर, इसको ना 1 ले लिया जाता है। क्यों, क्योंकि अब आप एक चीज जानते हो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी पता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी याद है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी याद है कि सर यहां पर मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका देख लो डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास, किस पे फर्क नहीं पड़ेगा सर, इसकी डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास सॉलिड और लिक्विड की, प्योर लिक्विड की सेम रहेगी, इसीलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉलिड का कितना लिया जाता है, 1 लिया जाता है। एक्टिव मास कितना होगा, वो फिक्स्ड होगा, 1 होगा, अरे चेंज नहीं करता। गैस के केस में नहीं, ऑब्वियस गैस के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज करते हैं, गैस के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक्टिव मास बोला जाए तो एक्टिव मास आप निकाल सकते हो, एक्टिव मास आप निकाल सकते हो, ठीक है। चल आजा भाई केबीडी खेल ही लेते।
बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इन एनी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज सपोज टू बी एस्टेब्लिश्ड। अब इंग्लिश का गेम देखते हैं। सपोज टू बी क्या होगा, कब होगा? चलो अब आ जाओ केबीडी वाले, क्वेश्चन वाले लोग आ जाओ, 2-4 मिनट क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कर लो, 2-4 क्वेश्चन कर लो, बस बताता हूं कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। सर केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड कब बोला जाता है? जब म्यूचुअली अपोजिट रिएक्शन ऑकर्स। भैया म्यूचुअली अपोजिट रिएक्शन जब ऑकर होता है ना, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। उसको नहीं बोलते इक्विलिब्रियम। दो लोग सर बोले इधर से जा रहे उधर से आ रहे, तो उसको रिवर्सिबल बोलेंगे। ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल, क्या बेवकूफ बना रहा है? टेम्परेचर इक्वल, टेम्परेचर से इक्विलिब्रियम आता है क्या? नहीं सर। क्या होना चाहिए? रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। वेलोसिटी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की क्या हो जाए? इक्वल आ जाए। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मेरा आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। देख लो, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होना जरूरी नहीं है। वेलोसिटी ऑफ म्यूचुअली अपोजिट मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का इक्वल होना चाहिए। रेट क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड और बैकवर्ड का इक्वल। देख लो, इसी को बोलते हैं इंग्लिश। जो चीज मजे मजे में पढ़ ली ना बेटा, यही चीज इंग्लिश के फॉर्म में आएगी तो खतरनाक हो जाती है। तब दिक्कत आ जाती है कि अरे सर ये कैसे आएगा। ये देखना, पढ़ के देखो, पढ़ना आसान है ना। क्या होगा? एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जल्दी बेटा। अब अगले हफ्ते न्यूमेरिकल आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी, ये सब रिवाइज करके आना अगले हफ्ते मंडे को जब मिलेंगे, जब मैं तुमसे मिलूंगा, ठीक है ना। क्या होगा? क्या होगा? एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी। तो भैया बात तो सही है, ठीक है। एक्टिव मास क्यों सॉलिड, किस पे डिपेंड करता है? सर किस पे डिपेंड कर रहा है? सर वो किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी एंड मॉलिक्यूल। बात ये भी सही है, दोनों एक दूसरे के सही एक्सप्लेनेशन है, दोनों एक दूसरे के सही एक्सप्लेनेशन भी है। यही इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, अभी जस्ट पीछे पैराग्राफ में दिखाया भी। तो क्या होगा? असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही दिखाया उसको भी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। तो देख लो, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, निकाल दोगे? चलो थोड़ा याद दिला देता हूं। एक्टिव मास निकाल सकते हो। मोलैरिटी निकालने आता है कि भूल गए? मोलैरिटी निकालने आता है कि भूल गए? जल्दी जल्दी निकालो। मोलैरिटी निकालने आता है, इसका मोलैरिटी निकाल सकते हो। NaCl का मोलर मास जो होगा 58.5 होगा। अब बताओ इसका मोलैरिटी निकाल के दिखाओ, एक्टिव मास निकाल के दिखाओ। NaCl को पानी में डिसॉल्व करेंगे, NaCl को पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो अब इसका एक्टिव मास निकाल के दिखाओ भाई, क्या होगा? कितना होगा? कितना होगा? अब ये सब चीजें जिनको याद होंगी वो फटाफट करेंगे, या नहीं तो भैया आप बैठे रहो। ये देखना, मोलैरिटी जो होगी 0.585 डिवाइडेड बाई 58.5 इंटू 1000 अपॉन कितना हो जाएगा? 100। कितना हो गया सर? ये देख लो, 5.85 डिवाइड बाई 58.5। मोलैरिटी की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1/10 आ गया। और 1/10 को कितना लिखते हैं? 0.1 लिखते हैं क्या? 1/10 को क्या लिखते हैं? 0.1 लिखते हैं क्या? आंसर कितना आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। मोलैरिटी किसके बराबर होगी? ए के बराबर होगी। मोलैरिटी किसके बराबर होगी? ए के बराबर होगी। पक्का? तो भैया आज सत्संग खत्म हुआ। अब अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे, मंडे को जब हम लोग मिलेंगे, तो मंडे को जो भैया ऐसी बातें करेंगे, हमें इसके पीछे रेडॉक्स से क्या मतलब, हमें कोई मतलब नहीं। रेडॉक्स के डीपी का आज मैं DP4 कर रहा था, मुझे खुद को DP4 सुबह मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मुझे खुद को बहुत मजा आया, क्योंकि मुझे मेरे से खुद से कुछ गलतियां हो रही थी। ऑब्वियसली मैं आराम से बैठ के कर रहा था, मैंने कहा चलो यार 30-40 मिनट DP4 मैंने रिकॉर्ड किया है। ट्राई कीजिएगा, DP आप सॉल्व कीजिए, रेडॉक्स को अच्छा कीजिए बेटा। अब ये चैप्टर आज सत्संग खत्म हो जाएगा, सत्संग खत्म ही हो गया। फिजिकल इक्विलिब्रियम अब खत्म हो चुका है, अब केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिजिकल में 5 ही कंडीशंस थी, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, सॉलिड वेपर में, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। फिजिकल इक्विलिब्रियम बस बेसिक सा था, लेकिन अब अगली क्लास से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होंगे। उम्मीद करते हैं अगली क्लास, ठीक है,
अगली क्लास आई होप सो सब लोग पढ़ वढ़ के आएंगे, ठीक है ना। और अगली क्लास से भाई फ्रेश स्टार्टअप नहीं हो पाएगा। आज की क्लास फ्रेश स्टार्ट कर सकते थे कि भैया कुछ नहीं कराया, आज सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोली है। आज की क्लास में क्या समझा, चलो एक बात बताओ, आज की क्लास में क्या समझा कि सर जितना आप पढ़ाते जाओ और उतना हम भूलते जाएं, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। हाँ, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। कि तुम मुझे पढ़ाते चलो सर, मैं तुम्हें भूलता जाऊंगा। ऐसे ही इसी कंडीशन को आज पूरा दिन भर में यही समझ में आया ना, कि चाहे वो सर फिजिकल में हो, चाहे केमिकल में हो, चाहे आयनिक में हो, यही करके बैठे और क्या बैठे। ठीक है, तो बस याद रखिएगा, क्लोज कंटेनर होना चाहिए, रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए। क्लोज कंटेनर, घर का रूम दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। रिवर्सिबल मतलब आपके दिमाग, आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई ही सोचे, ऐसा नहीं कि उल्टा सोचना शुरू करे। तो कंडीशंस याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इक्विलिब्रियम डेली लाइफ में कभी भी आ सकता है। आज के बाद जब भी दिमाग सैचुरेट हो, समझ जाना कहां पहुंच गए हो, इक्विलिब्रियम पे। ओके, तो चलिए अगले 1 महीने तक यही चैप्टर चलेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा चैप्टर है। तो अगले 4 वीक्स में हम लोग ये चैप्टर फिनिश करेंगे, एंड करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय करते रहो, इन्वेस्ट करते रहो। बाय बाय, गुड नाइट।